जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। और कल जो हमारी क्लास हुई थी, कल का मतलब संडे को हुई थी, कहने का मतलब जो हमारी क्लास सैटरडे में होती है, शनिवार को हम 8 बजे होनी थी, वो क्लास शनिवार को 8 बजे ना होके मैंने शनिवार को किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, तो इतवार को मैंने सुबह 8 बजे वो क्लास डाल दी थी। ठीक है। और आज हम अपनी क्लास टाइम पे कर रहे हैं, अपनी उसी टाइम पे। और देखें, 50 क्वेश्चन हमारे पीछे हो गए थे और 51वां क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, 50 हो गए थे। और हाँ, जो भी है सब लोग अपनी प्रैक्टिस करके आए होंगे, बिना प्रैक्टिस के इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो हमने ज़्यादातर रेशियो टाइप से कर लिए थे सवाल। अब हमने एलिगेशन टाइप से मैंने समझाना शुरू किया। तो तुम्हें मैंने क्या बोला था, एलिगेशन कब लगता है, दो चीज़ों को मिला के कोई तीसरी चीज़ बनती है। फिर पूछा क्या जाता है वो किस अनुपात में मिलाई गई, वो चीज़ यहाँ पे आती है। ठीक है, किस अनुपात में मिलाई गई, इसको मिलाया और एक चीज़ ये नहीं बन गई, और ये किस अनुपात में मिलाई गई, वो चीज़ आती है यहाँ पे। ठीक है। तो आइए इससे संबंधित हम नए नए क्वेश्चन करते हैं आज। देखिए, कह रहे हैं मिश्रित चाय की, मिश्रित चाय, चाय है मिश्रित मिक्स, दो मिश्रणों में दार्जिलिंग दार्जिलिंग और असम चाय का अनुपात। एक दार्जिलिंग चाय है और एक असम की चाय है। ठीक है। दोनों का रेशियो कैसा है, 4:7 है। मिली हुई है। ठीक है। दार्जिलिंग की और असम की दोनों जगह की चाय इकट्ठी करके इन्होंने मिला ली है। ठीक है। और 2:5 है। दो मिश्रण है। ठीक है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। देखो, एक मिश्रण दे दिया, दूसरा दे दिया, इन्होंने बोल दिया किस। यहाँ पे जब मिलता है तो कह रहे हैं किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ताकि नए मिश्रण में इसको मिला के नया मिश्रण जो बन जाता है वो ये चीज आता है। और अनुपात हमारा यहाँ आता है, कह रहे किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो अनुपात हमें ये चीज निकालनी है, एक चाय ये है, एक चाय ये, एक मिश्रण ये, एक मिश्रण ये, उन दोनों को मिला के एक तीसरा बनता है। कह रहे इसे और इसे मिला के कितना अनुपात ये हो जाता है। तो जो है नीचे, किस अनुपात में इन्हें मिलाया, किस अनुपात में जाना चाहिए, जो इसकी मात्रा निकलती है वो नीचे आती है। ठीक है। 4-5 सवाल कल कराए दिए, 3-4 सवाल तो, 3 सवाल तो शायद कल कराए थे। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा क्या बोला, देखो, एक दार्जिलिंग की चाय है, एक असम की चाय है, दोनों में 4:7 है, और दूसरे में कितना है, 2:5 है। अब हम पीछे कैसे करते थे सवाल, इन्हें रेशियो से कैसे करते थे, 4 और 7 11 हो गया, 2 और 5 7 हो गया। तो इसे इन्हें पहले हम बराबर करते थे गुणा करके, उसके बाद जिस अनुपात में मिलाना था, मान लो एक्स और वाई में मिला दिया, उसके बाद यहाँ पे आ गया, फिर एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी। ये हो गया रेशियो वाला तरीका, जो मैंने कई सवाल इस तरीके पे करा चुका हूँ। अब मैं सिखा रहा हूँ आपको एलिगेशन वाला तरीका। तो एलिगेशन में क्या बोलता है, मैंने कहा या तो पहले वाला ले लो या बाद वाले ले लो, कोई ले लो शुरू का। तो जो छोटा लगता है हम उसे ले लेते हैं, जैसे 4/7, तो 4 ले लेंगे, और मतलब एक पहले वाली ले लेंगे, और बटे में जो 7 है वो 7 ना लेके कितना टोटल, 4/4 और 7 11। तो पहले ले लो 4/11। ठीक है। और दूसरा क्या है, 2/2 और 5 7, 2/7। ठीक है। इसे और इसे मिलाना है, और मिलने के बाद जब बनता है तो क्या अनुपात हो जाता है, 6:13। तो कितना हो जाता है, 6। जब इसमें देखो पहले दार्जिलिंग का है, तो इसमें भी पहले वाली दार्जिलिंग के लिए, इसमें भी दार्जिलिंग की, तो इसमें भी मिश्रण में देखो पहले दार्जिलिंग लिखा है, तो दार्जिलिंग वाली ही ली जाएगी। कितनी, 6, और बटे कितना हो जाएगा, 13, और 6 टोटल कितना होता है, 19। ठीक है। ऐसे बोला है। आप दोनों तरह से कर सकते हैं। आप बोलेंगे इसे ना लेके तो दूसरी तरह से करके देख लो, बात वही आएगी। देखो, एक तरफ से दोनों करके दिखा देता हूँ। अब आप बोलेंगे हम ये नहीं ले रहे, रुको बाद में दिखाऊंगा तुम्हें करके, पहले इसी से समझो। अब देखो, यहाँ 11 है, यहाँ 19 है, यहाँ 7 है, तीनों चीजें बटे में अलग अलग है। तो मैंने क्या बोला, इन्हें करनी है हमें, इन्हें बटे में अंक खत्म करना होता है। तो क्या करते हैं, तीनों का लासा ले लेते हैं, 11 7 19। अब लासा कैसे होगा, लासा की क्लास मैंने कराई है, जिससे ना आता है वो देख लेगा। तो 11 में कोई चीज कॉमन है ही नहीं, 7 में और 19 में, तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। जब कोई चीज कॉमन नहीं होती है तो उन तीनों की संख्याएं आपस में गुणा कर लेते हैं, वही हमारा लासा हो जाता है। ठीक है। तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 11 × 7 × 19। ठीक, इससे कर लेते हैं। थोड़ा दूर को हटा के लिखते हैं सर। ठीक है, थोड़ा दूर को हटा के लिख देते हैं ना, 6/19। ठीक है। दूर को बढ़ा के दूसरा लिख दिया, कितना कितना था यहाँ पे लिखा हुआ, 2/7। ठीक है। ऐसे ही इसमें गुणा करो,
11 7 19 से इसमें 11 गुणा 7 गुणा 19, ठीक है ऐसे इसमें 11 गुणा 7 गुणा 19, क्यों? क्योंकि हमें बटे में खत्म करना है। देखो दूसरा तरीका, देखो जब इसमें 11 है तो हम 11 को काट देते और 11 को लिखना नहीं था, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाते ये क्या किया। अगर हम देखो बात वही है, 11 की गुणा 7 से करो, 7 की गुणा 19 से, फिर इसकी गुणा कर दो, तो हम क्यों करें भाई साहब, पहले काट लेते हैं बाद में गुणा कर लेंगे एक सूत ही, ठीक है। तो देखो 11 एकम और 11 एकम कट गया, 19 एकम और 19 तो इसमें है नहीं, तो इधर यहाँ पे 19 होगा ना, गुणा में तीसरी संख्या 19 है, यहाँ पे हमने 9 लिख दिया, तो 19 एकम 19 कट गया, 7 एकम 7 एकम। अब गुणा कर लो, देखो कितनी हो गई। अब हमें सही से लिख दो, देखो 4 की गुणा 7 से, 4 सत्ते 28, 28 की गुणा 19 से करना कितनी होगी, 19 अट्ठे 152 हासिल 15, 19 दूनी 38, 38 15 53, कितना हो गया 532, ठीक है। ये वाला कितना हो गया, 2 की गुणा 11 से, 11 दूनी 22, 22 की गुणा 19 से कर दो। अब फिर कितने की, 22 की गुणा करनी है 19 से, बात वही आई, कर दो। इसमें 22 हो गया, ध्यान से देना, 11 दूनी 22 की गुणा 19 से, 19 दूनी 38 के 8 हासिल 3, 19 दूनी 38 और 3 41, कितना हो गया ये 418, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है, 6 की गुणा 11, देखो 6 सत्ते 7 और 6 की गुणा करो, 6 सत्ते 42, 42 की गुणा कितने से, 11 से कर दो, तो 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 चौक 44 और 2 46, 462, ना आगे 462। अब बस, अब हमारा तरीका क्या होता है, ये तरीका होता है, बस हमने गुणा फुणा करके सब कुछ कर लिया, उसके बाद लगा दो अब तरीका। 532 और 462 कितने का अंतर है, 532 में से 402 में से 2 गया 0, 13 में से 6 गया 7, यहाँ रह गए 4 में से 4 गया कुछ नहीं, तो 70, ठीक है। इधर अब 462 ज्यादा है, तो 462 में से 418 घटा दो, 12 में से 8 गया 4 बचा, यहाँ रह गया 5 में से 1 गया 4 बचा, 4 में 4 कुछ नहीं, या कितना बचा 44, 44 अनुपात 70 आ रहा है, काटना चाहो तो काट, 2 से काटना 22 और 2 से काटना 35, 22 अनुपात 35, अंतर आ गया बस। सवाल है ही नहीं, कोई कठिन तो नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक बर्तन में ए में, क्लास आपकी सही चल रही है बिल्कुल सही है। कह रहा है एक बर्तन ए में, एक मिनट रुको, ठीक है, एक बर्तन ए में 5:2 के अनुपात में एसिड और पानी मिलाया जाता है, ठीक है। एसिड है और पानी, मतलब एसिड का मतलब अम्ल और पानी तो पानी होता ही है वाटर, ठीक है। और बर्तन बी में 8:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, ए में इतना बी में इतना। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मात्रा निकालनी चाहिए, किस अनुपात में मात्रा निकालनी चाहिए ताकि एक मिश्रण बन जाए जिसमें एसिड और पानी 9:4 को, इसको इसको मिला लो। कहने का मतलब ये देखो 5:2 है, इनका कहने का मतलब ये मत समझ लेना, एक दूसरा चीज है बर्तन है, ठीक है, 8:5, एसिड और वाटर है इसमें भी, एसिड और वाटर है इसमें भी। अच्छा मैंने आपके लिए बताया था, इसमें से अगर कोई चीज निकालोगे तो 5:2 में ही तो निकलेगी, ठीक है। इसमें से भी कोई चीज निकालोगे तो निकलेगी 5:2 में, चाहे निकाल कितनी भी लो, लेकिन निकलना किसमें है, क्योंकि 8:5 में है तो 8:5 में निकलेगी, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, इसमें से कितना मिश्रण निकालें, इसमें से कितना मिश्रण निकालें, कि दोनों को मिला दें, फिर हमारा जो मिश्रण बन जाए वो 9:4 में बन जाए, वही तो कहना है। तो ये पूछ रहा है इनकी मात्रा कितनी निकालें, तो ये क्या मात्रा कहाँ निकल के आती है, यहाँ पे यही तो निकल के आती है मात्रा का रेशियो। तो यहाँ पे क्या, ये निकालना मिश्रण, ये मिश्रण निकाला और दोनों को मिला के ये बन गया, तो ये पूछ रहा है कितना निकाला, तो वो चीज कहाँ, कितना निकालेंगे उस चीज का अनुपात कहाँ आएगा, नीचे। देखो बस वही तरीका। अब ये मत सोच लेना निकालने का मतलब नहीं, कुछ कुछ और कह रहा है, निकालने का मतलब ये है, देखो इसमें से कोई चीज निकालोगे इसी अनुपात में निकलेगी, इसमें से कोई चीज निकालोगे इसी अनुपात में निकलेगी। क्यों, क्योंकि भाई साहब इसमें देखो, इसमें एसिड भी है और वाटर भी है, दोनों चीजें मिली हुई है ना। अगर बाहर निकालोगे तो ये तो है नहीं तुम इसमें जादूगर हो कि एसिड बाहर निकाल लोगे, जो पानी भी मिला हुआ है उसमें साथ में, किसी चीज से निकालोगे तो भैया वो मेल ही तो आएगा, पूरा घोल आया ना, मिला हुआ आएगा, तो जिस रेशियो में है उस रेशियो में बाहर आएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा भाषा, थोड़ा घुमाने की कोशिश की है, तो मैं और कुछ नहीं है, सवाल में घूमना नहीं है आपको, देखो अब कैसे करना है।
बिल्कुल इजी बन गया आपके लिए। कैसे? इन्होंने कितना 5:2, तो या तो पहले अब देखो हम बाद वाला लेंगे इस बार। कौन सा? पानी का लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें दो छोटा लग रहा है, ठीक है, इसलिए लेते हैं हम। हमने बोला ना छोटी चीज को ले लिया करो। तो 2 बटे टोटल कितना है 5 तो 7, तो हम कितना लेंगे देखो इस बार दूसरे वाले से करके दिखाते हैं। 2/7 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। जब इधर पानी लिया है तो पानी दूसरे वाले में भी लोगे, कोई से एक चीज ले लेता है, ठीक है। तो इधर 5 है और टोटल कितना, 5 और 8 13, 5/13, ठीक। और इधर नीचे कितना लोगे 9 और 4 है, तो बाद वाला इसमें भी लोगे तो 4/9, 4 9 4 13, तो ये भी हो जाएगा 4/13। अब भाई साहब यहाँ पे अंतर है, दिक्कत यहाँ भी 13, यहाँ भी 13 चल जाता, यहाँ भी 13 होता तो चल जाता, लेकिन क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे 7 है। तो हम क्या करेंगे, 13 और 7 की गुणा कर लो। तो 7 × 13 से गुणा कर दो सब में, तो 7 × 13, इनका एलसीएम 13 का तो 13 होगा, उसकी 7 से और गुणा हो जाएगी। इसमें भी 7 × 13। अब इससे क्या हो जाता है हमारा, इससे आसान हो जाता है थोड़ा सा। देखो 7 एकम 7 एकम, 13 एकम 13 एकम, 13 एकम 13 एकम, तो कितना हो गया देखो, 2 की गुणा 13 से, 13 दूनी 26। अब सही से लिख लो इसे, 5 की गुणा 7 से, 5 7 35, ठीक है। 4 की गुणा 7 से, 4 7 28। एक चीज और ध्यान रखना, इस चीज से ये जो बीच वाली चीज है एक से बड़ी आएगी, एक से छोटी आएगी। हमेशा कभी भी ट्राई कर लेना, दो 35 से छोटी है, 26 से बड़ी है, बस अब हमें मिला दो इन्हें, तो रेशियो बताना है। 26 और 28 का डिफरेंस कितने का हो, तो क्या 35 और 28 का कितना हो गया, 7 का। 7:2 आंसर, 7:2। कोई कठिन है सवाल? नहीं है ना? ठीक है, आगे करें सवाल। वैसे कर हम यही देते 13 दूनी 26, लेकिन वो चीज समझ में नहीं आती, इसे सही करके फिर हम इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसे एक सही करके दिखा दो, ठीक। आगे बढ़ा है, देखो क्या कह रहा है। मिश्रण ए में 10% एसिड है, ठीक है, ध्यान रखना। तथा मिश्रण बी में 30% एसिड है, ठीक है। ए में 10% है, बी में 30% है। ए को बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड हो? अच्छा एक बताओ, एक एसिड होगा, दूसरा वाटर, मान लो वाटर ही होगा, एसिड के साथ वाटर ये मिला होगा या कुछ भी मिला हो, कहने का मतलब छोड़ो। हमें कितना होगा, 10% एसिड है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 90%। हमें उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं केवल लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा अगर एसिड लेंगे तो हम 10 टोटल कितना, 10 और 90 100। अच्छा उससे पहले एक चीज जानो, हमेशा परसेंटेज 100 में ही तो पूरी होती है, तो 10/100। दूसरे में कितना हो जाएगा, 30% है, 30 और बटे कितना, टोटल 100। क्योंकि जब 30% एसिड होगा तो बची 70% दूसरी चीज होगी नहीं होगी, तो 30 बटे टोटल कितना, 70। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, मिश्रण कितना प्राप्त हो, मिलाया जाए कि मिश्रण 25% एसिड प्राप्त हो, दोनों को मिला के कितना, 25%, तो 25/100। ये भी कैसा हो जाएगा, जब एक चीज 25 होगी तो दूसरी 75 होगी, तो 25 बटे टोटल कितना, 100। तो आज ये बटे वाला 100 हम खत्म कर देते हैं, हम नहीं लिखते, हम आपके लिए कुछ नहीं लिखने दे रहे। क्यों? अब एक चीज मेरी यहीं पे नोट करके लिख लो, जब बात परसेंटेज की आ जाए तो बटे में 100 नहीं लिखते, क्योंकि भाई साहब हर परसेंटेज 100 में ही पूरी होती है, ठीक है। तो परसेंटेज पे बात आ जाए तो बटे में 100 मत लिखा करो, कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन तीनों चीजें हो परसेंटेज में, ध्यान रखना। और एक जैसी हो, देखो इसमें भी एसिड है, बी में भी एसिड है, और इसमें भी एसिड है, तो एक ही चीज का लगाओगे। जैसे मैंने बोला था एसिड और वाटर होता है, एसिड लेना है तो एसिड ही लोगे, वाटर लेना है तो वाटर ही लोगे, एक चीज लोगे। ये नहीं कि इसमें एसिड ले लिया इसमें वाटर, सेम होना चाहिए। अब इसमें देखो ये 10% एसिड है, अब आराम से मिला लो। मैंने बोला परसेंटेज हो तो 100 मत लिखा करो, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सबके बटे में, इसके बटे में 100, इसके बटे में, इसके बटे में 100, फायदा थोड़ी हुआ, सबके बटे में 100 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो हमें, इसीलिए किसी के में भी नहीं लिखते। 10 और दूसरे वाले में कितना है, 30%। और दोनों को जब मिलाया जाता है तो वो अनुपात पूछा है, तो अनुपात तो नीचे आता है जिस अनुपात में मिलाना है, तो मिलाने के बाद तीसरी चीज क्या बनती है, 25% एसिड प्राप्त होता है, कितना, 25 वाला प्राप्त हो जाता है। तो बस, तो इसका अनुपात ये नीचे निकल आएगा किस अनुपात में मिलाया जाता है। 25 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया, ये 15 का। 25 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया, 5 का। तो 5:15 निकल आया, 5 एकम 5 और 5 तियां 15, 1:3 आंसर, ठीक है। लेकिन ए को बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 1:3, ठीक।
आगे कराएं। ध्यान रखना, हर चीज परसेंटेज में लोगे तो बटे में 100 मत लिखना, ठीक है, क्योंकि कट जाते हैं। अगर जैसे मान लिया आपने लिख लिया 25/100, यहाँ पे लिख लिया 36/100, यहाँ पे लिख लिया 32/100, ठीक है, सोच लो। तो जब सबके बटे में 100 है तो 100 से गुणा करो, इसमें भी 100 से गुणा करो, देखो सीधी वाले, इसमें भी 100 से गुणा करो। 100 एकम 100, 100 एकम, 100 एकम, 100 एकम, 100 एकम, 100 एकम, तो कितना हो गया? 25 एकम 25 हो गया, ठीक है। इधर कितना हो गया? 36 एकम 36 हो गया, और कितना? 32 एकम 32 हो गया। तो भाई साहब हमने शुरू में ही बटे में 100 क्यों लिखे? यहाँ पे सबके फालतू में लिखे ना, ये फालतू किया तो 25 36 और 32, तो 25 36 32 डायरेक्ट ही ना लिख लेते। इसीलिए ध्यान रखना है, मैंने बोला अगर हर चीज परसेंटेज में ले रहा तो बटे में एलिगेशन में 100 मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, क्योंकि वो चीज कट जाती है, सब में बराबर होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 100 तो सबके बटे में आना ही है, क्योंकि परसेंटेज 100 में पूरी होती है। आगे देखो, कह रहा है दो मिश्र धातुएं दोनों तांबे और टिन से बनी है, तांबे और टिन से। पहली मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात 1:3, दूसरी मिश्र धातु में 2:5 है, ठीक है। दोनों दे दी। एक नई मिश्र धातु प्राप्त करना, इन दोनों को मिला के, कह रहा है तो दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिसमें टिन और तांबे का अनुपात 8:3 हो। तो ये पूछ रहे किस अनुपात में मिलाएं कि जो नई धातु प्राप्त हो उसमें 8:3 हो। तो उसका अनुपात निकालना है, किस अनुपात में मिलाना है, एक ये है, एक ये है, और दोनों को मिलाने के बाद क्या तीसरी चीज ये बन रही है, तो इन दोनों को मिलाएं किस अनुपात में, इसे और इसे किस अनुपात में मिलाएं, वो ये पूछना चाह रहा है। तो बस या तो एसिड ले लो, या तो तांबा ले लो, या टिन ले लो। अब देखना तांबा वाला पहले क्या लिखा है, पहले तांबा और टिन, तो पहले वाली एक छोटा है, इसमें भी दो छोटा है, तो छोटे वाले लेते हैं। 1/, टोटल कितना हो गया? 3 और 1 4, 1/4, ठीक है। दूसरे में कितना हो गया? 2/5 और 2 7, 2/7। तीसरे वाले में कितना बनता है मिला के? 8, 8/3 और 8 11, कितना हो गया? 8/11। अब 11 4 7 सब में उल्टा पड़ गया, तो क्या करते हैं हम? वही चीज गुणा, 4 × 7 × 11, सबसे गुणा कर दो। ऐसे इसमें कर दो, इसमें भी 4 × 7 × 11 से। तीनों संख्या अलग है, नहीं 4 से 7 कटेगी, नहीं 7 से 11, तीनों अलग अलग है, तो क्या करते हैं? उन्हीं संख्या से गुणा करते हैं, 4 × 7 × 11 से, ठीक है। तो 11 एकम, 11 एकम कट गया, 7 एकम, 7 एकम कट गया, 4 एकम, 4 एकम। अब देखो गुणा करके कितना हो गया? 11 सत्ते 77 एकम 77, ये तो हो गया 77। ये कितना हो गया? 2 चौक 8, 8 की गुणा 11 से, 11 अट्ठे 88, ये हो गया 88। और ये कितना हो गया? कैसे करें? 8 सत्ते 56, 56 चौका लगा दो, 56 चौका 50 चौका 200, 6 चौक 24, 224 हो जाएगा। लेकिन फिर भी गुणा करके देखो, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, कितना हो गया? 224। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, 8/3। तीन और था, देखो देखो देखो, वही तो कहूँ, देखो सवाल इन्होंने घुमा दिया, इन्होंने सवाल घुमा दिया, तभी देखो कैसे हो गया गड़बड़। इन्होंने शुरू में क्या दिया है देखना, तांबा और टिन, तो पहले वाला तांबा बाद वाला टिन। लेकिन ध्यान रखो, चाहे जिसमें टिन और तांबे का अनुपात देखो उल्टा घुमा दिया, इसमें पहले टिन दे दिया, देखो सवाल यही तो गलत हो रहा है। तो यहाँ पे टिन तो ये है, इस वाले में देखो घुमा दिया, तो पहले वाला जब टिन लिखा है इसमें, तो ये टिन है, ये क्या है? टिन है, और ये है तांबा, क्योंकि बाद वाला, और हमने लिया क्या है? पहले वाली ली है, इसमें पहले में तांबा और टिन बाद वाले में, तो पहले वाला तांबा लिया है हमने, तो भाई साहब यहाँ भी तांबा ही लेना पड़ेगा। ऊपर कितना लेना पड़ेगा ये? सब चीज आएगी वही, ऊपर कितना लेना पड़ेगा? बटे में तो 11 आएगा ही, लेकिन कॉपर है कितना इसमें? 3, तो 3/11 लिखना पड़ेगा, यही चीज बस। यहीं से हमारा खेल खराब हो जाता सब कुछ अभी, ठीक है, क्योंकि हमने गलत ले लिया। अब देखो, 3 चौक 12 सत्ते 84, बीच में आएगा 4, हमने क्यों घूमे? तो हमने कहा ये दोनों से बड़ा आ गया, लेकिन हमेशा बीच ये जो संख्या आती है एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी, ठीक है। अब एलिगेशन देख लो किस अनुपात में मिलाए जाना चाहिए, इसको मिलाया, ये चीज बन गई। अब दोनों का अनुपात किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए, वो चीज निकल आएगी हमारी। 77 और 84 का डिफरेंस कितना हो गया? 14 में 7 गया 7 का, ठीक है। 88 84 कितना हो गया? 4 का, तो 4:7 का। लेकिन क्या पूछ रहे हैं? नई मिश्र धातु प्राप्त करें, दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो 4:7 में मिलाया जाना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे इन्होंने देखो कुछ बोला नहीं है, बाद में जब बोला था तो बाद में हमने कर दिया। इन्होंने बड़ा दिमाग लगाया है, देखो टिन को पहले लिख दिया, तांबे को बाद में। ठीक है, तो यही चीज मेन थी इसमें, वरना सवाल गलत हो जाता। आगे देखो, कह रहा है, एक मिश्रण में दो द्रवों का अनुपात 3:5 है। एक मिश्रण में दो द्रव है, दूसरे मिश्रण में 6:1 है। ठीक है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि द्रवों का अनुपात इतना हो जाए। मतलब इसको और इसको मिलाना किस रेशियो में है, वो चीज हमें निकालनी है, और हो कितना जाए इतना हो जाए। देखना, द्रव, अब इसमें दोनों द्रवों के नाम नहीं दिए हैं, तो इसमें पहले, इसमें एक काम करते हैं, देखो 5 इसमें ले लो। देखो अगर इसमें 3 ले लेंगे, छोटी हो जाएगी, इधर 6 बड़ी हो जाएगी, इधर 7 बड़ी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, बाद वाली लो। तो क्योंकि हमें बाद वाले में फायदा है, इसमें बड़ी तो एक है लेकिन छोटी दो है। तो बाद वाली संख्या लेते हैं, इसमें कौन सा लेते हैं, 5 बटे टोटल कितना, 8, 5/8। दूसरा कितना लेते हैं, बाद वाली, 1/6 और 1 7, 1/7। ठीक है, तीसरी कितने लेते हैं, ये भी छोटी वाली, 3/3 और 7 10, तो 3/10। अब एक काम करो, 8 और 10 में तो 2 कॉमन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। गुणा कितने से करें, 7, 7 दाई 70। देखो 8 और 10 का लासा निकाल लो, सबका लासा निकाल लो। या एक काम करो, छोड़ो, हम क्यों लासा निकालें, बार बार खुजली हम नहीं कर रहे। यहाँ पे 1/7 है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत करो, हम इसी से गुणा करते हैं, 8 10 और 7 से। 8 और 10 और 7 से गुणा करो, खत्म कहानी। इसमें भी 8 और 10 और 7 से गुणा करो, इसमें भी 8 और 10 और 7 से गुणा करो, बस खत्म कहानी। देखो 10 एकम, 10 एकम गया, इधर से 7 एकम, 7 एकम गया, 8 एकम, 8 एकम, कहानी खत्म करो सब। जब कितना हो गया, 5 ढाई 50, 50 सत्ते 350, 50 सत्ते 350। ठीक है, ये देखना कितना हो गया, 8 ढाई 80, ये तो 8 ढाई 80 हो गया केवल, ये केवल 80 और ये 350। अच्छा, वो एक कदर, ये कितना हो गया, 3 अट्ठे 24, या 8 सत्ते 56, 56 तियां 50, तियां 150, 6 तियां 18, 168। ऐसे ही लिख दो, 56 तियां 168, निकालना कितना हो गया, 350 में से 168 घटाओ, 10 में से 8 गया 2 बचा, या 4 यहाँ से ढाई 14, 14 में से 6 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 2 में से 1 गया 182। 350 से 168 का डिफरेंस कितना आ गया, इसका 182 आ गया। ठीक है, 80 और 68 का कितना आ गया, 68 आएगा, 68 क्यों 88 आएगा, 80 दूनी 160 होती है ना, तो 88 आ जाएगा। घटा के देख लो, 168 में से 80 घटा दो, देखो 8, 16 में से 8 गया 8, 88 आ गया। ठीक है, अब कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज कटे तो काट दो। अब देखो 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो 44, और 2 से काटेंगे तो 2 नैम 18, 2 नैम 18, 2 एक कम 2, 44:91 आंसर यही होना चाहिए, 44:91। ठीक है, आगे देखो, क्लास समझ में तो आ रही होगी आपके सबके अच्छे से। आगे देखो क्या कह रहे हैं, आगे कह रहा है, एक मिश्र धातु में कॉपर 80%, ठीक है, और शेष 10 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी मिश्र धातु में 85% कॉपर है और 12% टिन है। अब अच्छा, एक एक सीधी बात है, जब 80% है तो टिन कितनी हो गई यहाँ पे, 20%। सोचने वाली बात ही क्या है, समझ ही गया बेटा, शेष टिन है तो टिन कितनी हो गई, 20%। कोई भी चीज 100% है पूरी होती। दूसरी मिश्र धातु में इतनी कॉपर इतनी टिन है। इन दोनों मिश्र धातुओं को इन्होंने इस बार ये ना लिखा कि 80:20 है, वैसे लिखते तो 85:15 है। इन्होंने अलग अलग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, हम भी कर लेंगे ऐसे। तो इन दोनों मिश्र को क्या अनुपात होना चाहिए कि नए मिश्रण में 15% टिन हो, तो बाद में 15% टिन। अच्छा, पहले हमने इसमें क्या लिखा है, पहले कॉपर, पहले कॉपर लिखा है और बाद में टिन लिखा है। इनको मिला के कोई ऐसी चीज बनाओ जिसमें 15% टिन हो, तो कॉपर कितना हो गया, 85%। सीधी बात है। ठीक है, ऐसे मिलाओ। तो हम क्या करते हैं, बाद वाला ही तो लेते हैं। बाद वाला क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पे टिन निकल के आ रहा है इकट्ठा, देखो टिन, टिन वाला निकल के आ रहा है, क्योंकि 80% 85% ये है और यहाँ पे टिन है। तो एक काम करो, टिन टिन ले लो,
टिन वाला ले लो, टिन वाला ले लो, अलग अलग ना लिख के इन्होंने वैसे अलग कर दिया है, ठीक है। तो हम कैसे लिख देंगे, अरे हमने वो क्यों मिटा दिया, यहाँ इसमें 80% कॉपर और टिन कितनी हो गई, तो फिर 20%, सीधी बात है हमारी। तो देखो यहाँ भी टिन, दूसरे में भी टिन दी है और तीसरे में भी टिन दी है, तो हम डायरेक्ट टिन टिन ना ले लें, तो टिन ले लो, इसमें कितनी होगी 20। हमने बोला परसेंटेज हो तो हमेशा कभी भी ध्यान रखना बटे में 100 नहीं लिखते, 20/100 लिखो, क्यों 20 और ये 80 दोनों मिला के 100, हमने कहा बटे में 100 ले लिखते हैं परसेंटेज हो तो। इधर 20 और दूसरी तरफ कितनी है टिन, टिन लेना है, ठीक है। 80:20 है, ये किस हिसाब से लिखा हुआ है, ऐसा समझो 80:20 है, तुमने 20 ले लिया, बटे में कितना 80 और 20 100, तो मैंने बोला परसेंटेज में बटे में नहीं लिखते, ठीक है। ऐसे ही दूसरे में टिन कितनी है 15 है, 15 नहीं 12% है, दूसरे में कितनी है 12%, और दोनों को कह रहा है किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में 15% टिन हो, कितने, दोनों को मिलाना है, मिला के कितना बनेगा 15%। तो देखो बस एलिगेशन लगा दो, तो अनुपात जिस अनुपात में मिलाया जाता है वो नीचे निकल के आता है, 20 और 15 का 5, और 15 और 12 का 3, तो 3:5 हो गया आंसर। कितने, तो नए मिश्रण में कॉपर कितने प्रतिशत है, अच्छा ये 3:5, ये तो आंसर हो गया, ठीक है, 3:5, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। कह रहे हैं अनुपात क्या होना चाहिए कि नए मिश्रण में 15% टिन हो। अब हमारा क्या अनुपात होना चाहिए, 3:5 होना चाहिए, ठीक है, ये चीज समझ गए आप। लेकिन इस सवाल में कुछ और भी पूछा है हमसे, वो हमसे ये कह रहे हैं पता करें कि नए मिश्रण में कॉपर कितने प्रतिशत होगा। तो ये बताओ, अच्छा एक सीधी बात हमारी ये समझो, चाहे हम देखो कॉपर था और टिन था, चाहे हम बाद वाला ले लेते तब भी रेशियो वही निकल के आता, और चाहे हम शुरू वाला ले लेते, देखो दोनों की सवाल है, तब भी रेशियो वही निकल के आता, आता है नहीं आता है, सीधी बात है, बताओ, पीछे मैंने बताया चाहे पहले वाला ले लो चाहे बाद में, दोनों आएगा। अब ये कॉपर की मात्रा पूछ रहे हैं कितनी होगी नए मिश्रण में, ठीक है, तो एक तो हमारा आंसर हो गया ये, तो नए मिश्रण, अब यहाँ पे कॉपर की बात कर लो, वो पूछ रहा है कॉपर कितना होगा, कितने, कोई दिक्कत नहीं, तो देखो शुरू में कॉपर कितना है 80%, बटे में दिखाएंगे नहीं, बाद में कॉपर कितना है 85%, अब इसमें दे दिया मिला दें। अच्छा एक बताओ 80% और 85%, बाद में एलिगेशन यहाँ पे कोई चीज आएगी, वो चीज इन्होंने दी नहीं है, तो दोनों को मिला के कितने प्रतिशत होगा हमें पता नहीं, लेकिन भाई साहब अनुपात तो इनका वही आएगा 3:5, क्यों आएगा भाई, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था चाहे शुरू वाला ले लो चाहे बाद वाला ले लो, अनुपात वही आना है। देखो करके दिखा दूं एक सवाल तुम्हें, देखो ये अब समझ लोगे आप, यहाँ से देखो शॉर्टकट में दिखा देता हूँ, यहाँ पे एसिड कितना है, एसिड 10% है, अच्छा सोचो यहाँ पे एसिड और दूसरी चीज हमने वाटर बोल दी, ठीक है, हमने वाटर बोल दी, ठीक है, तो एसिड कितना है 10%, तो 10% एसिड है, तो दूसरे में वाटर कितना होगा 90%, ठीक है, सोचने वाली बात है। बी में कितना है 30% एसिड है, तो वाटर कितना होगा 70%, ठीक है, और कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड हो, तो इन्हें और इन्हें मिलाना है, और मिलाने के बाद कितना हो 25% एसिड हो, जब 25% एसिड होगा तो वाटर कितना होगा 75%, कोई चीज 100% जब पूरी होती है। अब हमने एलिगेशन लगाया था इस पे ही तो लगाया, अब हम इस पे लगा के देख लें, तब देखना क्या रेशियो वही तो आएगा 1 और 3 का, देखो कैसे, 90-70, एक 90 दूसरा 70 है, और दोनों को मिला के कितना बन गया 75, लगाओ, ये 15 और 17 कितना 5, 5 5 एकम 5 5 एकम आ गया ना रेशियो भाई। तो कहने का मतलब रेशियो तो वही आएगा, चाहे शुरू वाला ले लो चाहे बाद वाला ले लो, ठीक है। अब इन्होंने टिन वाला दे दिया था पीछे वाले सवाल में, समझ गए ना, समझ गए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई सा ले लिया करो, कोई सा एक ले लो, हमें जिसमें आसानी लगे हम वो ले लें। अब देखो, अब ये तो मैंने समझाया था, अब यहाँ पे सवाल देखो ये, अब इन्होंने पूछा है कॉपर कितना परसेंट होगा, इन्होंने टिन तो दे दिया कि नए मिश्रण में टिन वाले 15% होगा, ठीक है, तो कॉपर कितना परसेंट होगा, ये बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 80 85 है और हमें पता नहीं कितना होगा, टोटल कितना दे दिया 3:5 रेशियो दे दिया। अब जब रेशियो दे दिया हो और बीच वाली वैल्यू ये पूछी हो, तो हम कैसे निकालते हैं, तो इसकी गुणा करते हैं, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, 80 की गुणा 3 से 8 है 24, 240, ठीक है,
प्लस ये वाली जोड़ दे 85 × 5, देखो 55 के 5 हासिल कितना हो गया 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 425। ठीक है, बटे इन दोनों को जोड़ दो 3 और 5 8, वरना 240, 200 और 400 600, 40 और 25 65, 665 बटे 8, 8 से भाग कर दो, अट्ठू अट्ठू 64, कितना बचा 2 5 25, 8 तिया 24, लगभग 83 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, 83 दशमलव, या नहीं लिखना चाहो दशमलव में तो अट्ठू अट्ठू कितना हो गया 8 तिया 24, 1/8, 83 सही 1/8%। ठीक है, 83 सही 1/8% आ जाएगा। समझ गए ये चीज? तो बस ये छोटी सी ये चीज निकालनी थी, इसमें और कुछ नहीं करना था। ठीक है, लेकिन वो चीज आंसर में दे नहीं रहे हैं यहाँ पे। आंसर में एक चीज और होता, दो आंसर देते, क्योंकि जब दो चीजें इन्होंने पूछी है तो हमने ये कॉपर निकाल दिया, ये क्या निकाल दिया, ये कॉपर Cu, ये कॉपर ले लिया। यहाँ पे बात हुई थी टिन की, एक बार लिख दूं, यहाँ पे बात किसकी हुई थी टिन की, तो टिन के हिसाब से अनुपात ले लिया। अब हमने कॉपर लेके रेशियो निकाल लिया, हमें बीच वाली निकालनी थी, तो 83 सही 1/8। ये समझ गए कैसे होगी? 8 से हमने 665 को भाग कर दिए, तो अट्ठू अट्ठू 64, देखो समझ लो कितना बचा 2 अपा 25, 8 तिया 24, कितना बचा 1, 83 सही 1/8। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कॉपर हो गया। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन होने चाहिए, फिर इसे मैं सही कर दूंगा। ठीक है, इसके दो ऑप्शन होने चाहिए, एक तो ये हो गया 3:5 और दूसरा होना चाहिए 83 सही 1/8%। क्यों? क्योंकि इन्होंने दो क्वेश्चन पूछ लिए, एक तो पूछ लिया अनुपात क्या होना चाहिए, ठीक है, तो अनुपात हमने निकाल दिया। दूसरा पूछ लिया नए मिश्रण में कॉपर कितने प्रतिशत है, तो फिर कॉपर का निकाल दिया। इसलिए दो ऑप्शन होने चाहिए, मैं ऐसे ऑप्शन को ठीक करके कर दूंगा। ठीक है, आपको जो PDF मिलेगी उसमें से सही कर दूंगा। ठीक है, ऑप्शन लगा दूंगा, एक ऑप्शन बढ़ा दूंगा। ठीक, लेकिन अभी ये ध्यान रखो, ये आंसर। आगे देखो अगला सवाल क्या कहना है। कह रहा है कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें वसा फैट, कोई डेयरी है उसमें गाय का दूध है, फैट कितना है 10%। ठीक है, भैंस का दूध के साथ मिलती है जिसमें फैट, भैंस के दूध में 20% है फैट, गाय के दूध में 10% है। परिणामी मिश्रण में बसा बसा का 120/7% होता है, दोनों को मिला दो। ठीक है, तो कितना इतना हो जाता है। तो गाय का दूध किस अनुपात में भैंस के दूध के साथ मिलाया गया, बस किस अनुपात में मिलाया गया, इतना इतना और इतना होता है। तो बस हमें क्या दिक्कत है, एक एक गाय का लिख लो, पहले किसका पूछ रहे हैं, कह रहे हैं गाय का दूध भैंस के दूध के साथ किस अनुपात में मिलाएगा, तो पहले गाय का लिख लो कितना है 10% फैट है, और उसमें लिख लो फिर 20% फैट है, और बटे ओवरऑल कितना हो जाता है 120/7%, बटे 7%, दोनों को मिला के कह रहा है परिणामी मिश्रण में, परिणामी मिश्रण में परिणाम दोनों को मिला के जो परिणाम आता है इसके बटे में 7 है, तो इसे खत्म करो, इसमें भी 7 से गुणा, इसमें भी 7 से गुणा, इसमें भी 7 से गुणा, देखो 7 एकम, 7 एकम खत्म हो गया ये, तो कितना हो गया ऐसा सही करके लिख लो, ये तो हो गया 70, ये हो गया 20 सत्ते 140, और ये हो गया 120 एकम 120। ठीक है, अब कर दो इससे इसकी, इसकी इससे, तो 120 और 70 कितना हो गया, ये 50 हो गया, और 140 और 20 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितना हो गया 2:5, आंसर हो गया। कोई कठिन है सवाल, बताओ, केवल बस आपको एक बार समझ आ जाए, सवाल कोई कठिन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखें, देखो 58 में कह रहा है 40 लीटर वाले दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, 40 लीटर दूध है वो बाद में देखेंगे, पहले पानी कितना है 10%, किस मात्रा में पानी मिलाएं जिससे नए मिश्रण में 20% पानी हो। देखो 40 लीटर वाले दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें दूध भी है और पानी भी है, एक मिल्क है, अब देखो मैं लिख के बताऊंगा तभी काम चलेगा। ठीक है, और वाटर है, इसमें मिल्क कितना है, मिश्रण में पानी के मिश्रण में 10% पानी, पानी 10% हो गया, दूध कितना हो गया 90%। ठीक है, पूछने वाली बात है, तो कह रहे किस मात्रा में पानी मिलाएं, पानी मिलाना है उसमें, तो बात जो चीज मिला रहा है उसी के हिसाब से चलो, पानी इसमें कितना है 10%, और दोबारा में, अच्छा एक बताओ, ये तो हमारा एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है दूसरी है, ठीक है, इसमें है दूध और पानी, मिल्क प्लस वाटर, अब इसमें केवल वाटर, तो वो ये कह रहा है इसमें किस मात्रा में पानी मिला है। अच्छा देखो, बात पानी मिलाने की हो रही है, केवल पानी मिलाने की हो रही है, ना कि दूध मिलाने की, इसमें तो 100% में ये दोनों होंगे, हर कोई चीज 100% में होती है, 100% में मिल्क भी होगा वाटर भी, लेकिन जब ये चीज मिलाई जाएगी तो इसमें केवल पानी की बात कर रहा है, तो 100% पानी होगा नहीं होगा, सीधी बात ही बात है। देखो
इसमें तो मिल्क है और प्लस वाटर है आपका मिला हुआ। दूसरी बाल्टी में क्या हो गया, दूसरी बाल्टी में केवल पानी है, क्योंकि इन्हें केवल पानी मिलाना है, इन्हें पानी इस चीज में मिलाना है, ठीक है ना। 40 लीटर वाले दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी, किस मात्रा में पानी मिलाएं, इसमें पानी और मिलाना। अच्छा सीधी बात है, आपका दूधिया है, दूधिया आपके घर से जैसे मान लीजिए दूध लेके गया, ठीक है। अब वो दूध को मार्केट में बेचेगा, अब आप आपके यहाँ से खरीद के ले गया वो 10 लीटर दूध, ठीक है। उसमें 10 लीटर मान लीजिए आपने पानी मिला दिया था, आपका 9 लीटर दूध था, आपने 1 लीटर पानी मिला दिया था, तो आपका 10 लीटर दूध करके आपने दूधिया को बेच दिया, ठीक है। सोचने वाली बात है। आपने क्या कर दिया, आपने ये यहाँ मिल्क में आपने दूधिया को दे दिया 9 लीटर पानी था, इसमें क्या था, मिल्क था और वाटर था, ठीक है। इसमें 9 लीटर तो आपने दे दिया मिल्क और 1 लीटर पानी मिला के 10 लीटर करके बेच दिया, आपको 1 लीटर का फायदा हो गया क्योंकि 1 लीटर पानी मिला दिया। अब भाई साहब वो दूधिया क्या करता है, अब वो आगे मार्केट में बेचने जा रहा है, तो उसने क्या किया, उसने सोचा 10 लीटर ही है, मैं 5 लीटर पानी और मिला देता हूँ इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 15 हो जाएगा, मेरा 15 लीटर, फिर 15 लीटर को बेच दूंगा उसके हिसाब से। अब उसने 5 लीटर पानी मिलाया। अच्छा एक बताओ, पानी मिला रहा है तो पानी जब मिलाएगा तो पूरा पूरा पानी तो मिलेगा, उसमें ऐसा तो है नहीं पानी के संग दूध मिला के फिर उसे मिलाएगा। दूधिया जब केवल पानी मिलाएगा तो पानी हो, तो ये जो पानी होगा वो 100% नहीं होगा अपने आप में, क्योंकि केवल पानी मिला रहा है, ना कि उसमें कुछ और मिला रहा है। तो सोचने वाली बात है, बस यही इस चीज का पॉइंट है, नोट करने वाली बात यही पॉइंट है बस, और कुछ नहीं। ये चीज आपने समझ ली तो बस कुछ नहीं रहा आपके लिए, आप बिल्कुल बॉस बन गए, ऐसा समझ ली इस सवाल के। इसमें तो मिल्क था और वाटर था, ठीक है, और जब उसने मिलाया तो इसमें केवल कितना था, वाटर था, ठीक है। तो ये वाटर कितना होगा, पहले कितना था 10%, और जब मिलाया है तो पूरा वाटर 100% होगा, ठीक है। तो क्योंकि पूरा पूरा पानी मिलाया है इसमें, दूध तो की तो बात नहीं है, तो पानी 100% होगा अपने आप में, ठीक है। जब पूरा पानी मिलाया है, देखो सीधी बात है, अगर लिख के दिखाऊं, पहले 10% वाटर है और तो कितना मिल्क हो गया, 90% मिल्क हो गया, ठीक है। अब उसने दोबारा में क्या मिलाया, पानी मिलाया, पूरा पूरा पानी, तो पानी तो पूरा 100% होगा, मिल्क क्या होगा, केवल 0, मिल्क होगा ही नहीं, क्योंकि वो मिलाता क्या है, पानी मिलाता है, वो जिसमें मिलाता है उसमें ही तो होता है मिल्क, लेकिन जो मिलाता है वो तो पानी मिलाता है, तो इसमें 100% वाटर होगा, ठीक है। तो वाटर यहाँ 10% या 100%, और क्या है, तो नए मिश्रण में कितना, जब ये जब मिला देता है तो ओवरऑल कितना पानी हो जाता है, 20%। जब यहाँ पानी लिया है, यहाँ पानी है, यहाँ भी पानी ही होगा, ठीक है। कर लो, कितना हो गया, ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, कितना हो गया, 8:1, यही तो हो गया। सोचो, जरा 40 लीटर वाले दूध किस मात्रा में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 20% पानी हो, ठीक है। 20%, 10 और 100, ये 100 80, ये 80 आ गया, 10 और 20 का 10 आ गया, 8:1। इसमें इन्होंने तो ये दे दिया 8:1 में मिलाना चाहिए, ठीक है, 8:1 दे दिया उन्हें। अब हम इसका आंसर कैसे करते हैं, अब इसका आंसर देखो, 8:1 ही हो गया, लेकिन इन्होंने इस बार रेशियो नहीं पूछा है, इन्होंने रेशियो नहीं पूछा है। अब देखो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें इसका आंसर तो इन्होंने इन्हें उसमें बताना है, अनुपात तो पूछा नहीं है इन्होंने, ये चीज पूछी है कि कितना मिलाया जाए। 8:1 आया, ये क्या थी, ये एक्चुअल वैल्यू थी शुरू में जो था वो चीज था, और ये चीज मिलाने वाली चीज थी, ये बाद में मिलाई थी। तो शुरू में कितना था, 40 लीटर था, तो हमारे हिसाब से इसमें कितनी, 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 40, क्योंकि शुरू में यही तो था 40। क्यों, क्योंकि इन्होंने दे रखा ना, हमारे हिसाब से शुरू में 10% ही तो पानी था, तो उसके नीचे उसकी वैल्यू आ गई, कितना आ गया, 8, तो 40 इसमें कितने से गुणा हुई, 5 से, और ये चीज हमने मिलाई है, तो मिलाने वाले का कितना आ गया, एक रेशियो, तो इसमें भी 5 से गुणा करो, तो 5 एकम 5 लीटर, ये आंसर हो गया हमारा, ये मिलाया हमने, ठीक है, 5 लीटर, ठीक। अब ये चीज आपके समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या बोला, आप दूसरी तरीके से कर सकते हैं क्या, हमें मिल्क ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने बाटर बाटर लेके कर दिया, हम इस बार करते हैं मिल्क लेके। मिल्क कितना था पहले, 90, और बाद में तो 0 है, क्योंकि बाद में क्या है, 0, क्योंकि उसमें पानी मिलाया गया था, ना कि मिल्क मिलाया, तो मिल्क जब है ही नहीं तो मिल्क तो 0 हो गया, और ओवरऑल मिला के नए मिश्रण में 20% पानी है, ठीक है। ऐसे ये काम ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। हो तो जाएगा यार,
हाँ ठीक है सही तो कर रहे हैं हम। हाँ हम कंफ्यूज आ जाते हैं ऐसी बार बार। देखना हाँ। अब ये तो समझ गए 90 और 0। अच्छा एक बताओ, जब नए मिश्रण में 20% पानी है, 20% वाटर है, तो मिल्क कितना होगा भाई साहब? मिल्क 80% होगा। अब सोचने वाली बात है। तो मिल्क कितना हो गया? 80%, क्योंकि हमने इस बार मिल्क लिया है। कर लो। 80 और 0 का डिफरेंस कितना? 80 आएगा, ये तो 0 है। और 90 और इसका 10 आएगा। 0 से 0 काट दो, 8 या 8:1। तो ये पहले, ये जो पहले वाला था तो 8 था। कितनी वैल्यू हो गई? और बाद में ये 1 की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि रेशियो तो एक ही आता है ना, चाहे दूध का ले लो चाहे पानी का ले लो। उसने पानी की बात की थी तो हमने पानी लिया था। मेन पॉइंट यहाँ पे, बस मेन खेल यही है 100% वाला, क्योंकि पानी कितना है जब मिलाया है? तो पूरा 100%। ठीक है, ये चीज समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये चीज नहीं समझे तो बस गड़बड़ है। क्या कह रहे हैं आगे? कह रहे हैं 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम फ्राम बाद में करेंगे। 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए? अब देखो, चीनी मिलाने की बात करना है, पहले कितनी है? 40%। अब जब दोबारा में केवल चीनी तो मिलाएंगे, इसमें देखो, इसमें जो भी चीनी है 40% चीनी है, और दोबारा में क्या बोले, पूरी चीनी मिलाने की बात करना है। ठीक है। अब इसमें जब 40% चीनी है तो 60% और भी कुछ चीज होगी, तो हमें उस दूसरी चीज से मतलब नहीं, हमें तो चीनी मिलानी है। और जब चीनी मिलाएंगे तो चीनी कितनी होगी? जब मिलाएंगे नहीं तो वो तो 100% पूरी चीनी ही मिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझ लेना। 40 थी, बाद में 100। तो कह रहा है जिससे इस घोल में 50% हो जाए, तो चीनी कितनी हो जाए? 50 हो जाए। ठीक है, तो मिला दो इन्हें बस। यही 100 का ही खेल होता है। कितना हो गया? 10। और ये कितना हो गया? 50। ये एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, क्योंकि ये रेशियो में आता है, तो 5:1 आ गया आंसर। लेकिन पूछ क्या रहे हैं वो? कितनी चीनी और मिलाई जाए। ठीक है, 5:1 आ गया। हमारे हिसाब से पहले चीनी यही तो थी, लेकिन ये कह रहा है कितनी? 300 ग्राम थी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 300 ग्राम। कितने से गुणा हुई इसमें? 60 से। 60 पंजे 300 होते हैं, तो भैया इसमें भी गुणा कर दो 60 से, क्योंकि ये वाली तो मिलाई है 60 एकम, तो 60। ये हो गया हमारा आंसर। 60 ग्राम मिलाई है। ठीक है, दोनों सवाल एक जैसे थे। आगे देखो। कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 प्रति किलोग्राम है, वो किस अनुपात में 1500 प्रति किलोग्राम कीमत वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि कीमत इतनी हो जाए? देखो, एक चीज ध्यान रखना, 2500 प्रति किलोग्राम यही तो चीज दी है। दूसरा, तो यहाँ पे ऊपर जो चीज लगाएंगे, ऊपर हम रेट लगाते हैं, उसका कुछ रेट निकल के आता है, जो अनुपात निकल के आएगा वो हमेशा मात्रा का निकल के आएगा। क्योंकि प्रति किलोग्राम जो चीज लिखी हुई है, तो जो प्रति के बाद जो चीज लिखी होती है उस चीज का रेशियो यहाँ पे निकल के आता है। जैसे आ गया 2:3, तो कहने का मतलब ये वजन का रेशियो है, 2:3 के अनुपात में ये वजन का आएगा। ठीक है, तो यही समझ लो। देखो कैसे आएगा वजन का रेशियो, देखो दिख रहा है 25 रुपए प्रति किलोग्राम, तो नीचे जो रेशियो आएगा किलोग्राम का आएगा। ठीक है, कैसे? 2500 है, 2500 वाली है कॉफी पाउडर। ठीक है, कॉफी पाउडर जिसकी कीमत को किस अनुपात में 1500 प्रति किलोग्राम वाली कॉफी पाउडर से मिलाया जाए? 1500 वाले के साथ मिलाया, 2500 वाले को 1500 किलो वाले के हिसाब से मिलाया जाएगा। ठीक है, 1500 रुपये किलो वाले की। तो जब मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 2250 हो जाए, तो दोनों को मिलाने के बाद कितनी हो जाए कीमत? 2250 हो जाए। तो ये पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए? तो जिस अनुपात में कह रहा है ना, किस अनुपात में 1500 किलोग्राम के साथ मिलाया जाए कि कीमत इतनी हो जाए, इसको इसके साथ मिलाने पर इतनी कीमत हो गई, तो बस उनका रेशियो बता दो किस अनुपात में मिलाया। 2500 और 2250 डिफरेंस कितना हो गया? 250। 1500 और 2250 कितना हो गया? 750। ये चीज तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 250 करो, 250 3 750, 250 एकम 250, 3:1 आंसर। कोई कठिन है सवाल? कोई कठिन है ही नहीं। ठीक। अब 1:3 भी है। अगर जब ये इस चीज को पहले बोलते, इस चीज को बाद में, तब 1:3 होता, लेकिन इन्होंने 2500 वाला पहले पहले बोला है, 1500 बाद वाला बाद में बोला है। फिर उसी उसके बाद हमें कुछ बोले नहीं, बोला किसके साथ मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए। तो पहले 2500 वाला है तो 2500 वाला पहले लिखेंगे 3, 1500 वाला 1। ठीक। आगे देखो अगला क्या कह रहा है। कह रहा है 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए, जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त हो सके? देखो ये सवाल आया बहुत अच्छा, ये सवाल बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताओ,
हमेशा ध्यान रखना। ये हो गया सीपी, क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का हमेशा रेशियो क्रय मूल्य से ही निकलेगा, ठीक है। और क्रय मूल्य का क्रय मूल्य से यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगी? यहाँ पे आएगी उसकी मात्रा निकल के, ठीक है। ठीक है, मात्रा निकल के। प्रति किलोग्राम है तो यहाँ पे क्या निकल के आएगी? मात्रा किलोग्राम में। लेकिन एक चीज बताओ हमें, इन्होंने बोला भाई साहब हमने 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी है हमारी, और 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले के साथ मिलाई है, इन दोनों को मिला दिया तो जो रेट निकल के आता है वो 56 रुपए प्रति किलोग्राम निकल के आता है, ठीक है। आप ऐसे सवाल करोगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा ऐसे, और आपको एग्जामिनर 0 0 नंबर दे देगा उसको। और जीरो की छोड़ो, जो काटेगा एक नंबर 1/4, वो भी जो आता है उसमें से भी काट लेगा, ठीक है। अब कैसे? आप बोलोगे ऐसे कैसे हो जाएगा ये? अच्छा एक बात बताओ, अब ध्यान से सोचने वाली बात है। ये 60 प्रति किलोग्राम वाली है, ये 42 वाली है, चीनी के साथ मिला दिया आपने, ठीक है। जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर, यहाँ बात बेचने की हो गई। यहाँ पे तो बात खरीदने की हो रही थी, क्योंकि 60 किलोग्राम वाली थी, 42 किलोग्राम वाली थी, ठीक है। मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित चीनी को इतने में बेचने पर, अगर 56 में बेचें तो 12% का लाभ हो। जिसने प्रॉफिट और लॉस पढ़ रखा है उसमें ये सवाल मैंने कराए थे। जैसे किसी ने कमेंट किया था उस दिन के प्रॉफिट लॉस करा दी थी ये रेशियो के हिसाब से, तो बस आ गई ये सवाल वो। लेकिन मैंने उस कमेंट में जवाब दिया था कि मैंने ये सवाल प्रॉफिट लॉस में करा दिए, ये सवाल ऑलरेडी मैंने करा दिया, लेकिन दोबारा यहाँ पर आए हैं तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा आपका। 60 का रेट है, 42 का रेट है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे 56 नहीं ले सकते, क्योंकि 56 हमारा क्या है? 56 है हमारा सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस, बेचने वाला मूल्य। तो हमें कॉस्ट प्राइस, ये एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस है हमारा 56, लेकिन हमें, और 56 पे बेचा तो कितने का लाभ हुआ है? 12% का। तो 56 कितने की वैल्यू हो गई? 100%। चीज तो सीपी हमेशा 100% पे होता है, 12% के लाभ पर बेचा तो ये 112% की हो गई बोली। और हमें निकालना सीपी, तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से, ठीक है। तो 56 एकम 56, 56 दूनी 112, 2 एकम 2, 50 दूनी 100। तो सीपी कितना आ गया हमारा निकल के? कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 50। ये एसपी था हमारा और हमने निकाल दिया ये सीपी, ठीक है। सीपी निकाला है ये, ठीक है। तो कितना आ गया? 50। 60 वाला, 42 वाला, और रेट निकल के आ गया 50, ठीक है। अब लगा दो एलिगेशन, ठीक है। तो 60 50 ये 10 आ गया, और 42 और 8 ये 8 आ गया अनुपात में। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 4:5 आंसर आ गया, ठीक। आगे देखो, ये बात बेचने की आ गई। अच्छा कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज 100 रुपए की है, उसे 12% लाभ पे बेचोगे तो 112 की बिकेगी। तो यही तो बोला, ये 12% लाभ पे बेचिए तो एक कितने की वैल्यू होगी? 112% की, क्योंकि हमेशा कितने में वैल्यू होती है? सीपी हमेशा 100% होता है, ठीक है। सीपी अपने आप में कॉस्ट प्राइस 100% होता है। और ये चीज अगर समझ में नहीं आ रही है कि 56/112 क्यों हो गया 100, तो मेरी क्लास है देखो, कौन सी है? प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैंने 5 6 क्लासें कराई हैं इसकी, 5 है या 6 है पता नहीं मुझे ध्यान, उसमें पूरा विस्तार से अच्छे से, ठीक है। और उससे पहले भी परसेंटेज क्लास कर लो, उसके बाद प्रॉफिट लॉस कर लो, जिसने नहीं किया, और जिसने किया है उसका तो रिवीजन हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जिसने नहीं किया प्रॉफिट लॉस वाली क्लासें कर ले हमारी, ठीक है। आगे देखो, और मैं एक काम करूंगा, जब वीडियो जहाँ खत्म होगी वहीं पे क्लास है ये लगा दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो डायरेक्ट। देखो क्या कह रहे हैं, 16 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। प्रति किलोग्राम, सो प्रति किलोग्राम 39 किलोग्राम, अरे 16 रुपए प्रति किलोग्राम 39 किलोग्राम मूल्य के, 39.6 है। इसे एक मिनट रुको, इसमें कहीं मिस्टेक हो गया है ना। हाउ मैनी केजी ऑफ साल्ट कॉस्ट 28 पर केजी मस्ट बी मिक्सड इन 39.6 केजी ऑफ साल्ट कॉस्टिंग 16 पर केजी, सो डेट द सेलिंग ऑफ द मिक्सचर इतना है ना। 16 प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम नमक में 28 मूल्य का कितने किया नमक मिलाया जाए? क्या यार, रुको एक मिनट, मैं देखता हूँ पहले इसमें मिस्टेक क्या है, एक मिनट रुक जाओ।
मिस्टेक है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य। 16 रुपये प्रति किलोग्राम, 16, इसमें देखो ये ऐसा करो, 1 मिनट रुको, इसमें होगा 16 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम नमक में। अच्छा, किलोग्राम, ये ये यहाँ से ये काटो, देखो प्रति, ये अब ठीक है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के 39.6 किलोग्राम नमक, मतलब कहने मतलब ये हो गया, रेट ये हो गया 16 रुपये प्रति किलोग्राम। 16 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। उसका कितना नमक है? 39.6। इस चीज की, अच्छा, एक रेट यहाँ होता है, एक रेट यहाँ होता है, और ओवरऑल रेट यहाँ होता है, और यहाँ पे क्या आता है? उनका रेशियो, मात्रा का अनुपात ही तो आता है। तो बस यही, इन्होंने अनुपात ना देके उसके पूरी पूरी मात्रा दे दी। इन्होंने 16 किलोग्राम मूल्य है, उसका कितना नमक है? 39.6 किलोग्राम। तो 16 वाले का कितना नमक हो गया? 39.6 किलोग्राम, ठीक है, ऐसे लिखा है, ये समझो। और कह रहा है 28 रुपये मूल्य का, दूसरा मूल्य का कितना? 28 रुपये मूल्य का कितने किलोग्राम, ये होगा किलोग्राम, कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाए? इसका तो इतना नमक हो गया, तो इसका कितना नमक मिलाया जाए? हमने बोला एक्स मिलाया जाए, दोनों का अनुपात दे दिया हमने कहा, मात्रा का अनुपात नीचे ही तो निकल के आता है कि जिससे कि मिश्रण को 29.90 रुपए की दर से बेचने पर 15% का लाभ, ये बात बेचने की आ गई, ठीक है। तो ये चीज निकालनी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज है, ये चीज हम निकाल लेंगे, उसके बाद रेशियो आ जाएगा। तो एक का, तो एक की वैल्यू दे दी, 16 वाले की वैल्यू कितनी दे दी? 39 किलोग्राम, ठीक है। और जो 28 वाले की जो वैल्यू है उसे हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम देखो कैसे करेंगे, दे दी है इन्होंने, नमक की मात्रा पूछी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक रेट है 16 किलोग्राम वाले का, दूसरा है 28 किलोग्राम वाला नमक, ठीक है। दोनों को मिलाएं तो किस अनुपात में बेचा हमने? देखो, पहले बस ये चीज वही कर दी ना, इन्होंने एसपी दे दिया, बेचने वाला कितना दे दिया? सेलिंग प्राइस 29.90 रुपए, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया, कितना है? 15%। तो भाई साहब, कोई चीज हमेशा सीपी निकालेंगे तो सीपी हमेशा 100% होता, तो कितना होगा? 29.90 रुपए, ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई? 100% पे कितने का लाभ? 15% का लाभ है, तो ये 115 की वैल्यू हो गई। हमें निकालनी कितने की है? 100 की, क्योंकि सीपी हमेशा 100% में होता है। जब इतने रुपए का लाभ हो, 15% के लाभ पे है ये, तो फिर 115 की वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाएं, यहाँ 2 जीरो बढ़ाए, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ठीक है। तो 115 है, और काटो, 5 से काटेंगे तो 23 पंजे 115, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। और एक बार सही से लिख लेते, कितना हो गया? अब चमक नहीं रहा मैं, तो सीपी हो गया, सीपी इक्वल टू हो गया हमारा 299/23 गुणा 2, इतना ही तो हो गया। 23 एकम 23, 23 एकम कितना हो गया? 23, 23 एकम 23, कितना बचा? 6 और 9 69, 23 दिया 69, तो 13 दूनी 26, तो कितना आ गया? 26 रुपए आ गया। सीपी कितना आ गया हमारा? 26, ठीक है। ये निकाल देंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो प्रॉफिट लॉस पे आपको देखनी है, अच्छे से आती है नहीं आती, ठीक है। उसके बाद देखो, ओवरऑल रेट कितना हो गया? 26। अब भाई साहब हम एलिगेशन निकाल दो, कितना हो गया? 16 26 का इधर 10 आ गया, इधर 28 26 का 2 आ गया, 2 अनुपात 10। इसे काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया? 1 अनुपात 5, ठीक है। आगे कितना? 1 अनुपात 5। लेकिन सुनो, 16 किलोग्राम वाला कितना आया? मात्रा 1 और 5, यही तो आती है अनुपात। लेकिन इन्होंने 16 किलोग्राम वाला दे कितना दिया? इन्होंने बोला 39.6 किलोग्राम है, तो एक की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने? 39.6, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें भी गुणा हो जाएगी 39.6 से, क्यों? क्योंकि एक की वैल्यू जब इतनी होती है तो उसी संख्या से तो गुणा होती है, तो गुणा कर दो, 39.6 की 5 से गुणा कर दो। 5 30 का 0 हासिल 3, 5 ने 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 3 15 4 19, 198, एक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 हटा दो, कितना आ गया? 198 kg, 198 kg, ठीक है। समझ गए? आगे देखो, पीछे वाली सवाल की तरह सेम था, इस बार उन्होंने रेशियो ना पूछ के मात्रा पूछ ली। 16 वाला जो रेट था उसका नमक इन्होंने मात्रा दे रखी, कितना था नमक? 39.6 किलोग्राम, ठीक है। ये
जो मिस्टेक थी मैं उसे संभाल के अच्छे से लिख दूंगा, आपका जो नोट्स आएगा उसमें सही करके लिख दूंगा, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, तो इसकी वैल्यू निकाल दी हमने, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है। एक छात्र ने 150 में 10 पेंसिल और 8 पेन खरीदे, मतलब 150 रुपया टोटल, उसमें उसने 10 पेंसिल खरीद ली और 8 पेन खरीद ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है चार पर पेंसिल को 4% लाभ और पेन को 7% लाभ पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे 9 का लाभ होता है, मतलब 150 रुपये में खरीदे हैं टोटल, पेंसिल का अलग दे दिया, पेन का अलग दे दिया लाभ। पेंसिल को कितने 4% लाभ पर बेचता है, पेन और पेन को कितने 7% लाभ पर बेचता है। ओवरऑल कितना लाभ होता है, अच्छा ये परसेंट में दे दी, ये रुपयों में दे दिया, तो या तो परसेंट को रुपयों में बदलो या फिर रुपए को परसेंट में बदलो, तो मैं दोनों तरह से करके दिखाऊंगा, ये चीज परसेंट में, ये चीज परसेंट में। तो ओवरऑल 150 रुपए की ओवरऑल चीज खरीदी और ओवरऑल कह रहा है कुल फायदा कितना होता है 9 का, तो कितना परसेंट हो गया 9, 150 का कितना परसेंट हो गया फायदा, बट 9/150 गुणा 100, 50 तिया 50 दूनी, 3 एकम 3 तिया, तो 3 दूनी 6%, तो 6% का ही तो होगा ओवरऑल फायदा, तो 6% हमने यहाँ पे लगा दिया। अब रेशियो लगा दो, तो ये 2 आ गया, 7 में से 6 गया 1, 1:2। क्या बोल रहे हैं, तो प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य, देखो हाँ ये चीज मैं बताना भूल गया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया था उसकी मात्रा निकलेगी, जैसे 10 रुपए, 10 हिंदी में लिख गया 10, 10 रुपए पर केजी प्रति किलोग्राम हो, तो जो प्रति किलोग्राम होता है वो मात्रा यहाँ पे निकलती है आके। ऐसे ही अगर बात प्रॉफिट या लॉस की आती है, प्रॉफिट या लॉस की आती है, तो जो हमेशा नीचे निकलता है प्रॉफिट और लॉस निकलता किस पे, सीपी पे निकलता है, तो जो हमेशा जो नीचे आता है वो सीपी आता है निकल के, ठीक है, क्रय मूल्य आता है निकल के, क्या निकल के आता है क्रय मूल्य। तो इस बात का ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन नोट कर लिया करो जो मैं बताया करूँ उनसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या निकलता है नीचे हमेशा सीपी का रेशियो निकलता है, ठीक है, तो 1:2, लेकिन इनका सीपी ओवरऑल कितना 150 में खरीदा है, तो टोटल कितना हो गया 3, 3 की वैल्यू कितनी हो गई, इन्होंने 150 दी है, ठीक है, दोनों की मिला के वैल्यू दी है, तो कितने से गुणा हुई 50 से। तो भैया किसकी मूल्य पूछ रहा है, पेन का क्रय मूल्य होता है प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक पेन का, तो देखना इसका कितना हो गया, एक की वैल्यू 50, दो की वैल्यू इसे भी 50 से गुणा करो, 50 दूनी 100, 100 हो गई, ये कितनी हो गई, इसमें भी 50 से गुणा करी तो 50, ये वैल्यू 50 हो गई और ये वैल्यू 100 हो गई। अब ये पेन कितने खरीदे हैं देखना भाई साहब, पेंसिल कितनी खरीदी है, 4 पेंसिल, ये पेंसिल वाली चीज है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा 4% किस पे हुआ है, पेंसिल पर 4% है, तो पेंसिल खरीदी कितनी है भाई साहब, पेंसिल का रेट बताओ, एक पेंसिल, एक पेंसिल का रेट बताओ कितना हो जाएगा। तो ये जो पेंसिल का रेट निकल के आया 50 रुपए, वो कितनी पेंसिल का है भाई साहब, कितनी खरीदी है, 10 पेंसिलें खरीदी हैं, तो 50, एक पेंसिल का कितना हो जाएगा 50/10, एक जीरो से काट दो, एक जीरो से कितना हो गया 5 रुपए, ठीक है, एक पेंसिल का 5 रुपए, कहने का मतलब 50 रुपए की पेंसिल है, ये पेंसिल और पेन का ही तो हिसाब किताब लगाया हमने, तो 50 रुपए की पेंसिल हो गई, क्योंकि ये 4% पेंसिल वाला ही तो है, पेंसिल पे 4% है, ठीक है, और ये पेन वाला ये चीज दे दी, ओवरऑल 3 का 150 रुपए में खरीदी थी सब, तो 150 रुपए में सब खरीदी थी, तो हमें पेंसिल का निकाल दिया हमने और ये पेन का निकाल दिया। अब पेन कितने खरीदे, एक पेंसिल का हो गया, एक पेन का निकाल दो, एक पेन की कीमत कितनी होगी, पेन खरीदी कितने में है 100 रुपए में, तो लेकिन 100 रुपए में कितने खरीदे हैं 8 पेन, तो 8 पेन, तो 8 से पेन भाग कर दो कितना हो गया 8 एकम 8, 2 0 20, 8 दूनी 16, 4 0 40, दशमलव लगाओ 8 पंजे 40, 12.5, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, तो 5 और 12.5 ये वाला, ठीक है, उसकी कीमत पूछ ली बस। आगे देखो, हाँ इस चीज को मैंने बोला दो तरह से कर सकते हैं, देखो कैसे, या तो मैंने कहा सबको रेशियो बनाओ या सबको सबको रेट में बनाओ। अब जैसे कि 150 था, पेंसिल को 4% लाभ पर बेचा है, ये देखो 9 रुपए का लाभ इन्होंने दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम 4% लाभ निकाल ले, 150 का 4% लाभ निकाल लो केवल, हमने सोचा सबको पेन सबको 4% लाभ पर बेचा है, तो 150 का 4% निकाल लो, 4/100, 50 तिया 150, 50 दूनी, दो एक कम दो, दो दूनी 4, तो 3 दूनी 6 रुपए, कहने का मतलब 6 रुपए आ गया लाभ पेंसिल पे, ठीक है, 150 का 4%, ठीक है, 6 रुपए।
अब अगर पेन का देखा जाए तो 7% लाभ है, तो 150 का 7% निकाल दो, 150 गुणा 7/100 कितना हो जाएगा, 50 दूनी 50 तिया और 3 सत्ते 21, 21 21 बटे 2, 21 बटे 2 को कैसे लिख सकते हैं, 10.5 लिख सकते हैं, 10 10.5 रुपया, तो कितना लिख देंगे, 10.5 रुपया। ठीक है, ओवरऑल में लाके कितना फायदा हुआ है, लाभ 9 रुपया। देखो परसेंटेज वाले को हमने रुपया में बदल लिया, ओवरऑल 9 रुपया। तो कैसे कर लेंगे इसे, ये 3 और ये कितना हो गया, 1.5, दशमलव में 5 दशमलव हटा 0 बढ़ाओ, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, आ गया 1:2। यहाँ पे तो 1:2 आ गया, किसका आ गया, पेन और पेंसिल का आ गया। ये पेंसिल वाली चीज है, ये पेन वाला रेट है, तो कितना आ गया, 1 और 2 3, 3 मिला, 3 की वैल्यू, टोटल की वैल्यू 150 दे रखी थी। अब तो जो कुछ करना है वो अपने हिसाब से कर दो। ठीक है, इससे शायद मुझे एक चीज और नजर आ रही है, इसे एक चीज और नजर आ रही है, देखो इसे शॉर्टकट में कर सकते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये चीजें आपके नजर में तब आएंगी जब कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करोगे। मेरी नजर में एक चीज आ रही है, देखो 4% का लाभ है। अच्छा देखो, 4% का लाभ ये है, ठीक है, और अगर पेन पे कितना है, पेंसिल पे 4% है, पेन पे कितना है 7%, तो 7% को हम ऐसे लिख दें 4% और प्लस 3% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 4% इस पे है, 4% इस पे है, तो ओवरऑल तो 4% है ही है, ओवरऑल 4% तो है। तो 150 का 4% कितना हो गया, 150 का 4% निकाल दो, 4/100, तो 50 तिया और 50 दूनी, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, तो 150 का 4% 6 रुपया हो गया। तो हमारे हिसाब से 6 रुपये तो लाभ हो ही गया, लेकिन ये कह रहे हैं 9 रुपये लाभ, तो कितना, 3 रुपये लाभ हो रहा है फालतू। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो 3% फालतू है, किसका, पेंसिल का। तो पेंसिल का 3% 3 रुपए के बराबर है, तो पेंसिल का 100% कितने रुपए के बराबर हो गया, 100 रुपए के। तो पेंसिल कितने में, पेन कितने में खरीदी है, 100 रुपए में, तो पेंसिल कितने में खरीदी होंगी, 50 रुपए में, क्योंकि 150 रुपए में टोटल खरीदी है। ऐसे भी निकल आएगा, लेकिन ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे छोड़ो। ये तरीके बस आप प्रैक्टिस करो, केवल दबा के प्रैक्टिस करो आप अच्छे से, मैं जो सिखा रहा हूँ उसे समझो और दबा के प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद आप सब सवाल निकाल दिया करोगे, लेकिन प्रैक्टिस करो दबा के सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैंने मिटा दी, वो चीज मैं इधर लिख दूंगा, 5 रुपए, ये एक आंसर था, ठीक है, दो आंसर थे। एक चीज यहाँ से क्या मिटाई, क्योंकि ये 6 कहाँ से आ गया, ओवरऑल देखो 9 रुपए का लाभ हुआ है, तो लाभ कितना, प्रॉफिट कितने का है, 9 रुपए का, तो ये प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया हमने, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 9 रुपए का लाभ कितने पे, 150 रुपए पे, तो गुणा 100, तो 50 तिया 50 दूनी 3 एकम 3 तिया 9 3 दूनी 6%, तो वो 6% हमने इधर लगा दी, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक प्रकार के चावल, ठीक है, एक प्रकार के चावल जो कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम है, को दूसरे प्रकार के चावल जो कि 16 रुपए 25 पैसे प्रति किलोग्राम खरीदता है, ठीक है। उसके बाद वह उन दोनों को मिलाकर कुल उनका मूल्य 14 रुपए 75 प्रति किलोग्राम निश्चित करता है। दोनों को मिलाकर इतना उसने निश्चित कर दिया, अब बेचने वाली बात नहीं आई है, आप उसने दोनों को मिलाया उसके बाद इतना कर दिया। यदि चावल की कुल मात्रा 85 किलोग्राम हो तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा ज्ञात करें। तो पहले प्रकार की कितनी है, 12 किलोग्राम, देखो बस सेम टू सेम वही है। और दूसरे वाले टाइप की कितनी है, 16 रुपए 25 पैसे प्रति किलोग्राम। तो मैंने कहा नीचे जो मात्रा निकलेगी वो क्या, किलोग्राम में ही तो निकलेगी, जो उनका मात्रा होगी, देखो प्रति किलोग्राम, किलोग्राम की मात्रा जो है वो नीचे निकलेगी। 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, इसे थोड़ा सही करके कर दो, लैपटॉप थोड़ा डाउन हो रहा है, इसे 1 मिनट चार्जिंग पे लगा दो। अब ठीक है, सही है, अब नहीं होगा डाउन। देखो 12 और 16 रुपए 25 पैसे कह रहा है, उसके बाद उन दोनों को मिलाकर, दोनों को मिला दिया तो कितना मूल्य उसने तय कर लिया, 14 रुपए 75 पैसा। बात बेचने की नहीं है, उसने तय किया है उतना मूल्य दोनों को मिला के। तुम एलिगेशन ऐसे ही तो लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो गया, 12 और 14 रुपया, तो 2 रुपया 75 पैसा, अंतर इधर आ गया। अब 14 75 घटाओ 16 25 में से, तो 1 25 ये हो गया, 25 ये हो गया, और 1 25 ये, तो ये हो गया 1 50।
घटा के देख लो आप कैसे। 16.25 में से 14.75 घटा के देखो। 0, 12 में से 7 गया 5 बचा, यह रह गया 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 रुपये 50 पैसे, ऐसे घटा लेंगे। ठीक है, तो ये तो छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, जोड़ घटा वगैरह। ठीक है, 0.2 के बाद है तो यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। ठीक है, ये चीज दशमलव में आती है। 25 छक्का 150, 25 एकम 25, 2 5 25 एकम 25, तो कितना आ गया 6:11। कितना आ गया, संभल के लिख दो, 6:11। इधर से 6 आ गया, इधर 6:11 आ गया। ठीक है, 6:11। अब इन्होंने क्या बोला है, बोला है मात्रा 85 किलो, यदि चावल की कुल मात्रा, तो ये चीज मात्रा ही तो निकल के आती है। किलोग्राम कितना आ गया, इसका 6 किलोग्राम है, इसका 11 किलोग्राम, हमारे हिसाब से टोटल कितना हो गया, 11×6 = 17 किलोग्राम। इन्होंने क्या बोला है भाई साहब, नहीं 85 किलोग्राम है टोटल मात्रा, तो 17 की वैल्यू कितनी थी, 85 कितने से गुणा की, 5 से। तो पूछ क्या, तो पहले प्रकार के चावल, तो पहले प्रकार के 12 वाले हैं, इसकी चावल की मात्रा कितनी हो गई, 6, 6 की गुणा 5 से कर दो, तो कितने हो गए, 6×5 = 30 किलोग्राम अंतर। ठीक है, समझ गए, इजी है। मैंने कहा प्रति किलोग्राम लिख के आ रहा है तो नीचे क्या चीज आएगी, किलोग्राम। ठीक है, इन्होंने हमारे हिसाब से 17 है, इन्होंने 85 दिया है। अब तो बच्चों वाला खेल है आपके लिए, आगे देखो। एक दुकानदार के पास 65 किलोग्राम दाल है, उसमें से कुछ हिस्से को वह 8% लाभ पर, शेष को वह 18% लाभ पर बेचता है। पूरे व्यापार में 14% का लाभ होता है। ये लाभ दिया, ये लाभ दिया, और ये भी उन्होंने लाभ दिया। तो मैंने कहा लाभ और हानि किस पर निकलती है, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो नीचे जो आएगी वैल्यू वो किसकी आएगी, क्रय मूल्य की। ठीक है, तो कह रहा है 8% लाभ पर बेची गई दाल की मात्रा बताइए। ये तो 65 किलोग्राम है ना टोटल दाल, कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी वैल्यू जब ये किलोग्राम में दे रखी है तो दाल की वैल्यू आ जाएगी फिर तो नीचे। देखो करो, कुछ नहीं, फिर तो कुछ नहीं करना। आगे देखो, 8%, एक को 18%, एक को 8%, और दूसरे को, अरे परसेंट क्यों लगाए हम, डायरेक्ट ऐसे ही समझो। एक को 8% है और दूसरे को 18%। ठीक है, ओवरऑल कितना, 14%। 8 और 14 का कितना हो गया, 6, 18 14 का 4 आ गया, 4:5 6, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना हो गया, 2:3। 2:3 आ गई। ठीक है, ये लाभ पर बेची है। ये आ गई दाल, दाल की किलोग्राम दाल है, यहाँ पे क्या दे रखा है, इतने किलोग्राम दाल है, तो ये दाल की मात्रा आ गई हमारी निकल के। 2 3 कितनी, 5 आ गई टोटल, लेकिन उन्होंने कितना बोला, 65 किलोग्राम है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 65। बात रुपए में होती, अगर ये दाल की यहाँ तो मात्रा दे रखी थी, ठीक है, बात पैसों की होती तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकल के आता। ठीक है, तो पैसों में आती कितना, 5, 5 की वैल्यू कितनी है, 65, कितने से गुणा हुई, 13 से, 13 से गुणा हो गई, क्योंकि 13×5 = 65 होते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा, बोला 8% के लाभ पर बेची गई दाल की मात्रा, 8% वाले यही तो है, कितनी थी, 2, 2 की वैल्यू कितनी निकाल देंगे, गुणा 13 से कर देंगे, 13×2 = 26 kg आंसर। ठीक है, समझ गए। आगे देखें, अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, कितना टाइम हो गया आप, अभी तो करो, एक 8 मिनट हुआ है, 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, देखो करो, थोड़े बहुत सवाल करते हैं। एक विक्रेता 2 घड़ियां 8% और 15% की छूट पर बेचता है। देखो छूट पे आ गई, हमेशा छूट क्या आ गई, देखो प्रॉफिट लॉस वाले सब चीज सवाल चल रहा है। छूट होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट वाले सवाल थे, उसमें याद करो, एक होता था मार्क एमपी, मार्केट प्राइस। ठीक है, ठीक है, मार्केट प्राइस, एक होता था एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना, मार्केट प्राइस अगर 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 90 रुपए होता था, तो डिस्काउंट कितना होता था, 10%। ऐसे तो बेचते थे। मार्केट प्राइस 100 रुपए है, 10% की छूट देने पर बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 100 रुपए पे 10% की छूट निकाल के आते। ठीक है, तो डिस्काउंट जो था हमेशा किस पे निकलता था, मार्केट प्राइस पे। ऐसे ही प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलता है, सीपी पे। जो बटे में अगर बात पैसे की होती थी तो सीपी आता था। ऐसे डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है, मार्केट प्राइस पे। तो जो बटे में आएगा वो क्या निकल के आएगा, मार्केट प्राइस रेट निकल के आएगा उसका। ठीक है, आप यही, ये छोटी छोटी चीज है, इसे ध्यान रखो बस।
ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, ये सब चीजें खुद ब खुद चल के नॉलेज में आती रहेंगी आपकी, लेकिन बस प्रैक्टिस जरूरी है। तो 8% और दूसरे पर 15% छूट। दोनों वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य कितना है? दोनों वस्तुओं का कुल मिला के अंकित मूल्य दे दिया। अंकित मूल्य को तो बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है, 2100। यदि कुल छूट 12% है, एक को 8%, दूसरे को 15%, और टोटल मिला के कितनी 12%, तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य के बीच अंतर। तो बस सिंपल सवाल, कुछ नहीं है। एक छूट कितनी है? 8%, दूसरी छूट कितनी है? 15%, और दोनों को मिला दिया तो ओवरऑल छूट कितनी है? 12%। तो पहले हम अपने हिसाब से निकाल लो कितना होगा, उसके बाद कुछ करेंगे। तो 8 और 12 ये 4, और ये 15 12 का 3, तो 3:4 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? ये 3:4, ये आ गया उनका मार्केट प्राइस। लेकिन उन्होंने कितना दिया है? वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य, कुल का मतलब टोटल, 3 4 7, कितना दिया भैया? 2100 है। 7 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने? 2100 रुपए। कितने कितने से गुणा हुई? 300 से। 7 21 300 से गुणा। ठीक है, तो पूछ रहे हैं यदि कुल छूट 12%, तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य के बीच अंतर, तो इसका 3 है, इसका 4 है, तो अंतर कितना हो गया इनका? 1, तो 1 की वैल्यू निकाल दो। बस 1 की वैल्यू कितनी होगी? 300 से गुणा हो गई इसमें भी। 300 एकम 300। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो हमने डायरेक्ट यहाँ पे 1 निकाल लिया। कुछ लोग ये भी करते, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे 3, जब इसकी वैल्यू 300 है तो इसकी गुणा 300 से करते। 300 से यहाँ गुणा कर दी तो कितनी आ जाती? 900। इसकी भी गुणा करते 300 से। 3 चौक 1200। 900 और 1200 आ गए। अब इनका अंतर निकाल देते, कितना आ गया? 3। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कोई फर्क नहीं, कैसे भी करो भैया। ऐसे डबल डबल बार गुणा करनी पड़ती, फिर घटाते। लेकिन हमें यहाँ पे एक बार में गुणा करके काम चले गया, इसलिए हम पहले ही घटा लिया, क्योंकि उन्होंने अंतर पूछा। तो तीनों, एक का डिफरेंस 1 का है, तो 1 की वैल्यू 1 की गुणा 300 से कर दो, तो 300 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है ना। हरीश के पास 40,000 है। 40,000 क्या? रुपए है, रुपए लिख आगे लिख रखा है। उसने 2 बैंकों में जमा कर दिया। पहले बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। अब देखो, कई तरह के सवाल इसमें आ रहे हैं। अब देखो, ब्याज पे बात आ गई। बात किस पे आ गई? ब्याज की। कोई दिक्कत नहीं। ब्याज 9.5 प्रति वर्ष है, और दूसरे बैंक का 5.5 प्रति वर्ष है। यदि एक वर्ष के अंत में हरीश को 3200 मिलते हैं, तो दोनों बैंकों में जमा शेष राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। बस, अगर यहाँ पे क्या है, इतने पैसे की बात हो रही है, तो जो बटे में जो निकल के आएगा वो पैसे ही निकल के आएंगे, कितना रुपया बैंक में जमा किया था, मूलधन निकल के आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। और ये सब चीजें कोई जरूरी नहीं है, सवाल देख के ही पता लग जाती है। ठीक है, यहाँ पे 40,000 है तो 40,000 निकल के आएगा। देखो आगे देखो, अगर ब्याज की बात हमेशा हो तो हमेशा नीचे क्या आएगा? मूलधन आएगा निकल। मूलधन का मतलब जो राशि आप बैंक में देते हैं, जमा करते हैं, किसी को उधार देते हैं, लगाते हैं, ठीक है, वो राशि निकल के आती है। ठीक है, तो बताओ हरीश के पास कितना? 40,000 है। ब्याज पर दिया, एक को 9.5% पर, एक को 5.5% पर, और ओवरऑल कितने मिलते हैं? 3200 रुपये मिलते हैं। 40,000 है, और कुल मिला के देखो, एक पे इतना ब्याज है, दूसरे पे इतना ब्याज है, ओवरऑल कितना मिल गया? 3200 रुपए का क्या मिला है ना? ब्याज मिला है। 3200 रुपये मिलते हैं वर्ष के अंत में। 3200, तो बताना 3200, देखो ये चीज परसेंट में, ये चीज परसेंट में, तो इसे भी परसेंट में ही बनाओ। 3200, 40,000 का कितना परसेंट हो गया? 40,000, क्योंकि सब चीज को एक जैसा करोगे ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, वो गुणा 100 से करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। 2 जीरो से ये भी 2 जीरो काट दो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो कितना हो गया? 8%। तो बस आप निकाल दो। ये 9.5% है, और दूसरा वाला कितना परसेंट है? 5.5% है, और ओवरऑल कितना निकल के आया? 8%। कर दो। 9.5 8 कितने का अंतर हो गया? 1.5 का। 5.5 और 8 कितना हो गया? 2.5 का। दशमलव से दशमलव हटा दो, पचम 25, और 5 तियां 15। ठीक है, 5:3। ठीक है, दोनों बैंकों में जमा शेष राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे हिसाब से इसमें 5 जमा है, इसमें 3, तो ओवरऑल कितनी होगी? 8 जमा। लेकिन 8 की वैल्यू इन्होंने ओवरऑल कितनी दी है? 40,000 है भैया। 40, 1 2 3, 40,000, तो कितने से गुणा हुई? 8 पंजे 40, तो 5,000 से गुणा हुई इसमें। ठीक है, तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, कितना है? 2, तो 2 की वैल्यू निकाल दो, कितने से गुणा कर दो? 5,000 से। इसमें भी तो 2 पंजे 10,000। देखो, इसे मैंने बोला, इसे देखो परसेंट में चेंज किया हमने। अब मैंने एक बार पीछे सवाल किया था, क्या किया था पेन वाला, मैंने कहा अगर इसे परसेंट में चेंज ना करना हो,
तो इसे कर लो, इसे 5 साल 5, इसका निकाल दो, इसका निकाल दो और इसका निकाल दो, इसे भी रुपए में बदल लो, इसे भी। अब यहाँ रुपए में बदलते तो दो चीज बदलनी पड़ती, ये बदलनी पड़ती, ये बदलनी पड़ती, ये ऑलरेडी था, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे इसे बदला तो एक ही बदला, ठीक है हमने बस। अब ये क्यों बदला, इन्होंने देखो एक पे बोला इतने ब्याज मिला, इस पे दूसरे पे इतना ब्याज मिला, और ये कह रहा है एक वर्ष के अंत में हमें ओवरऑल इतने मिलते हैं, तो ये जो चीज मिलती है, जो फायदा होता है वो ब्याज ही तो होता है, तो हमने निकाल लिया कितने परसेंट हो गया। देखो एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये कहते 2 वर्ष में, तो भाई साहब ये प्रति वर्ष है, ये प्रति वर्ष है, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालते, पहले परसेंटेज निकाल के 2 से भाग करते, ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष का होता। आगे सवाल आएगा, फिर देखते हैं, वो भी कराएंगे, ठीक है। और जो राशि निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, हमेशा मूलधन निकल के आता है, जो राशि हम जमा करते हैं, ठीक है। आगे देखो 12,800 की एक राशि अंशतः 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 मतलब टुकड़ों में 15% प्रति वर्ष तथा अंशतः 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। इतनी राशि है, 2 टुकड़ों में निवेश की गई है, एक 15%, 12%, ठीक है। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5,085, अब देखो इन्होंने 3 वर्ष का दे दिया ब्याज, ठीक है, और ये प्रति वर्ष की बात हो रही है, तो 15% प्रति वर्ष पर निवेश की गई कितनी राशि निवेश की गई, तो नीचे राशि निकल के आती है, जो मूलधन होती है वही राशि होती है। तो लेकिन एक चीज बता ध्यान, ये कितने वर्ष का ब्याज है, ये जो ब्याज है वो 3 ईयर का है, हमें निकालना है 1 ईयर का। 1 ईयर का कितना होगा, 5,085 बटे 3, 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया, 3, 3 एकम 3, 2 0 20, 3 6 18, 2 0 28, 3 3 9 27, 1 5 15, 3 5 15, 1,695 हो गया, 1 साल का क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये ब्याज हो गया, ब्याज 1 साल का ब्याज हो गया। अब भाई साहब ये हो गया 1 ईयर का, क्यों किया, क्योंकि देखो ये प्रति वर्ष है, ये प्रति वर्ष है, ठीक है, तो हम प्रति वर्ष के हिसाब से निकालेंगे ना। ये 3 वर्ष का ब्याज दिया है तो हमने 1 वर्ष का बना लिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो 3 एकम 3, 2 0 20, 3 6 18, 2 8 28, 3 9 27, 1 5 15, 3 ये हो गया 1 वर्ष का। तो भाई साहब देखो ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में, तो हम परसेंट बना लेंगे। तो ये परसेंट कितना हो गया, 1,695 कितने का, 12,800 का, 12,800 का कितना परसेंट हो गया, थोड़ा 100%। 100% में जो 2 जीरो से 2 जीरो बदल लो, ठीक है। एक बच्चा 7 और 9 16, 5 21, 8 2 2 11, ये नहीं घटेगा। बोले 128, ये नहीं घटेगा भाई साहब। तो भाई साहब इतना ही लिखो, 1,695 बटे 128%, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले कितना है, 15%, ऐसे सवाल तो हमने किए हैं, परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज नहीं लगाते, हमने 1 साल का ब्याज निकाल के परसेंट में बदल लिया, कोई। अगर आप ऐसा ना निकालना चाहो तो पैसा निकाल लो। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन 12,800 गुणा दर, दर कितनी पता नहीं, समय 3 वर्ष, ऐसे करके क्यों खुजली करो, हम डायरेक्ट जब पता है तो। हमें 3 वर्ष का दिया है, हमने 1 वर्ष का निकाल लिया, 3 से भाग करके, फिर वो हमने निकाल लिया कितना परसेंट हो गया ओवरऑल का, इन्होंने हिसाब से दिए 15% और 12%। ओवरऑल हमारा ये तीसरा कितना आ गया, 1,695 बटे 128%, 1,695 बटे 128% तो इसके बटे में 128 से खत्म करना है, तो 128 से इसमें गुणा करो, तो 128 से इसमें गुणा होगी, तो 128 से इसमें भी गुणा होगी, होगी। अब इसे सही करके लिख लो, कितना हो गया, देखो 128 एकम 128, ये तो खत्म हो गया, तो 15 के 128 से गुणा करना, देखो 15 अट्ठे 120, हासिल 12, 15 दूनी 30, 12 42 के 2, हासिल 4, 15 कम 15 4 19, 1920 तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे 12 अट्ठे 96 के, 12 अट्ठे 96 के 6 हासिल 9, और 12 दूनी 24, 24 9 33, हासिल 3, 12 कम 12 3 15, 1536 ये हो गया। ओवरऑल कितना हो गया, 1,695। अब हमें क्या है लगाने में, लगा दो, 1900 में से 1,695 हटा दो, 1920 में से 1,695 घटा दो, देखो 10, 225 हो गया ना, है 225 आएगा, तो 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ रह गया 1, यहाँ से ढाई, 11 में से 9 गया 2 बचा,
यानी कि 8 में से गया 225, कितना आ गया 225, ठीक है। 1536 1695 में से घटा दो 1536, घटाओ 1695 में से 1536 घटा दो 1536, 15 में से 6 गया 9 बचा, यहाँ 8 में से 3 गया 5 बचा, 15 में से 6 गया 9, 8 में से 3 गया 5, या 5 में से 5 गया नहीं, 6 में से 5 गया 159, ये 159 बचा, 159 अनुपात 225, ठीक है। ये इतना आ गया। भाई साहब कट रही तो काट तो देखो, 3 से काटो, 3 पंजे 15 है, 3 तियाँ, 3 पंजे 15 है, 3 तियाँ 9, अनुपात 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 53 अनुपात 75 आ गया, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है, 15% प्रति वर्ष पर कितनी राशि निवेश की गई। मतलब कहने का मतलब 15%, ये वाली तो थी 15% वाली, ये देखो 15 वाली यही तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो 53 की गई है, हमारे हिसाब से टोटल कितनी है, 3 और 5 8, 5 और 7 12, 128, 128 की वैल्यू कितनी दे दी है, 12,800, 12,800। तो देखो 2 जीरो बढ़ रहा है तो गुणा कितने से हुई है, 100 से, 128 से कम 128, 2 जीरो बढ़ गया, 100 से गुणा हो गई जब। तो कितनी पूछी है इन्होंने, 15% वाली पूछी है, 15% वाली है, 53 पे कितनी राशि निवेश की गई है, इस पे भी कितने से गुणा कर देंगे भैया, इसमें भी 100 से गुणा कर दो, तो कितनी राशि की गई है, 5300। अंत कठिन थोड़ी है सवाल, 5300, 5300, ठीक है। बस ये था, ये यहाँ ये कैलकुलेशन बड़ी, लेकिन ये चीज आपको आती है। मैंने को कोई चीज बटे में होती है, खत्म करने के लिए गुणा कर देते हैं बस। देखो यहाँ पे ये चीज दशमलव में आती तो फायदा नहीं होता, तो दिक्कत आ जाती, ठीक है। आगे देखो, कह रहे हैं एक व्यक्ति 8,400 की राशि में कुछ राशि 12% की दर पर और कुछ राशि 21% की दर पर उधार देता है, ठीक है। यदि कुल 3 वर्ष का ब्याज 3906, देखो 3 ईयर का है, ये 3 ईयर का कितना है, 3906 है। तो 1 साल का निकाल लो पहले, कितना हो जाएगा, तो 3906/3, तो 3, तो 3 एकम, 3 से 13 3 39 जीरो, तो ये 1 ईयर का कितना हो गया, 1,302 रुपये ब्याज हो गया। लेकिन भाई साहब देखो, ये परसेंट में तो ब्याज को भी परसेंट में बना लो, राशि कितनी है 8400, तो 1,302/8400, ये कितना परसेंट हो गया, गुणा 100%। देखा ना, 2 जीरो सब ना, 2 जीरो ये काट दिए, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12, एक बचा जीरो 2, तो जीरो लगाओ, 12 से कटेगा नहीं, तो 7 से काटो, 7 से काट देंगे, 7 से 84 कितना आ गया 12, और 7 से तो काटना, 7 एकम 7 कितना होता है, 6 जीरो 60, 7 अट्ठे 56, 4 जीरो 42, 7 छंग 42, तो कट जाएगा यार। तो 12 से भी कटना चाहिए था फिर तो, कोई दिक्कत नहीं कट रहा। तो यार 2 से काटो, 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 से 2 छंग 12, और 2 से काटना, 2 नेम 18, 2 तियाँ 6, तो 93/6। अब ये 3 से भी कट जाएगा, ये इतने से कट रहा है। एक काम करो, इसे काटो, 14 से काटो, तब सही रहेगा, जल्दी जल्दी। 14 छक 84, और 14 से काटना, 14, 14 नेमा 126, 4 14 तियाँ 42, 6/93, 3 से काटो, 3 दूनी 6, और 3 से 31 तियाँ 93, तो कितना हो गया, 31/2%, बराबर 31/2%। निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ये देखो, हमने निकाल लिया 31/2%, 1 ईयर है ये, ठीक है, 31/2% हो गया। ये 12% है, ये 21% है, और तीसरी हमारी कितनी निकल आई, 31/2%। एक 12%, एक 21%, और तीसरी 31/2%। हमने कैसे निकाल लिया, 3 साल का ब्याज दिया था, 1 साल का निकाल लिया, वो हमने फिर परसेंटेज बना ली, क्यों 84 तो 82 है, और ब्याज कितना 1302, तो कितना परसेंट होगा, 1302/84, तो गुणा 100, ठीक है। ये तो सिंपल तरीका है, इसे 2 से गुणा करो, तो गुणा इधर भी 200 होगी, और गुणा इधर भी 200 होगी, तो 2 एकम ये तो कट गया, तो कितना हो गया, ऐसा सही करके लिखो, 12 दूनी 24, और ये 21 दूनी 42, और कितना हो गया, 31 एकम 31, ठीक है। अब एलिगेशन इसमें लगा लो,
कितना हो गया, 24 और 31 7, 42 और 31 11, तो 11:7 आ गया। ठीक है, इन्होंने पूछा क्या है, तो 21% की दर से उन्हें कितना धन ब्याज के रूप में मिला। भाई साहब ये सवाल है। अच्छा देखो, तो हम देखो, हम 11 और 7 के हिसाब से निकाला, तो 11 7 कितना हो गया, 18। ये हमारी क्या निकल के आता है, ये हमारा मूलधन ही तो निकल के आता है, प्रिंसिपल ही तो निकल के आता है मूलधन। तो कितना निकल के आया, 18। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, 21% की दर से उन्हें कितना धन ब्याज के रूप में मिला। तो 21% वाले हिसाब से पहले ब्याज कैसे निकालोगे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। ऐसे क्या, देखना ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। ये यार, देखो 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 देखो। हाँ, अभी कितना आ गया, 18। 18 हमने क्या बोला, ये प्रिंसिपल की वैल्यू आती है, तो 18 की वैल्यू कितनी हो गई, 8400। 18 की वैल्यू कितनी हो गई, 8400। अब कितने से गुणा हुई है हमें नहीं पता, बड़ी वैल्यू आ गई, तो हम कैसे निकालेंगे अब इसे। एक काम करो, इसे थोड़ा सा इधर को बचा के लिख लो, इधर थोड़ा सा बचा के लिख लो। 18 की वैल्यू कितनी आ गई, 8400। इसे थोड़ा मिटाओ और इसे छोड़ा करके लिख लो। 18 की वैल्यू कितनी आ गई, 8400। अब देखो, अब आगे इधर करेंगे। अब यहाँ से हम आगे लेके जाएंगे कैसे। 8400 कितने की वैल्यू है, 18 की। हमें निकालनी कितने की, 11 की। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है 21% की दर से उन्हें कितना धन ब्याज के रूप में मिला, तो 21% के हिसाब से 7 मिला है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 7 की। ये हमारी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, 8400 डायरेक्ट समझो। अब इसकी पहले वैल्यू निकालें, फिर हमें आगे करना, इसमें आगे भी करना है। अगर इसकी 7 से गुणा करते हैं, तो हमें किसकी वैल्यू निकल आएगी, इसकी। इसकी वैल्यू निकल आएगी, हमारी वैल्यू निकल आएगी आराम से। लेकिन उन्होंने वैल्यू नहीं पूछी, उन्होंने ये पूछा तो ब्याज कितना मिला। तो देखना, अब ये 7 ब्याज मिला, 8400 कितने की वैल्यू, 18 की। हमें निकाली 7 की, अब 7 की, तो इस पे ब्याज मिल कितना रहा है भाई साहब, 21% मिल रहा है। तो 21, अच्छा, और ब्याज है कितने साल का, 1 साल का निकालोगे तो 21% निकाल देंगे, इसके पर 21% ही तो ब्याज मिल रहा है इसमें। वो पूछ रहा है, ये ब्याज 3 साल की बात हो रही है, यहाँ पे ब्याज की 3 साल की बात हुई, तो डायरेक्ट 21 या 63% ना निकालना है इसका, 63/100। देखो, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट दो। और 7, ये 18, 18 काटे हम, 9 से 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 2 एक कम 2, और 2 से 42 दूनी 84। कितना हो गया, 42 गुणा 7 सत्ते 49, कितना हो गया, 42 गुणा 49। दो में 18 के 8 से 1, 2 चौक 8 और 1 9, 4, ये तो 49 ही ना। 4 नम 36 के 4 3, 4 चौक 16 3 19, काटो 8, 9 6 15 5 हासिल 1, 1 2058। तो कितना हो गया, 2058 आंसर। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब फिर से दोबारा समझा दे रहा हूँ। इन्होंने क्या दिया, 3 साल का ब्याज दिया, तो पहले हमने 1 साल का ब्याज निकाल लिया, फिर वो देख लिया कितना परसेंट हो गया, तो 8400 का कितना परसेंट, 1300 तो बटे 8400 गुणा 100%, तो हमारा आ गया 31/2%। फिर हमने ये यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक आपको सब आता है। अब हमारे हिसाब से ये चीज हमने क्या बोला, हमेशा प्रिंसिपल मूलधन निकल के आता है, टोटल 18 निकल के आया, इन्होंने कितना दिया मूलधन, 84, तो 18 की वैल्यू 8400। हमें बात 21% वाले की बात करनी है, 21% की दर वाले की, तो 21% वाले का 7 है, तो 8400 कितने की वैल्यू, 18 की। हमें पता नहीं कितने से गुणा की है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा निकाल लेंगे। तो 8400 कितने की वैल्यू है, 18 रुपए की, और हमें निकालनी कितने की, 7 की। तो हमने गुणा 18 से भाग कर दी 7 से, तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई, ये इतनी वैल्यू आ गई। लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें ये पूछना है ब्याज बताओ कितना मिला। तो इस पे देखना, 21% मिल रहा था ब्याज, सीधी बात है, 21% ही तो ब्याज मिल रहा था। ठीक है, लेकिन बात देखो, यहाँ पे ब्याज 3 साल की बात हुई है, यहाँ पे 3 साल का ब्याज मिला है, तो इसमें भी 3 साल का ही ब्याज मिला होगा। तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 21 का 3 गुना, 21 63% हो गया, तो 63/100। बस हमने काट पीट करके निकाल दिया। ठीक है, लास्ट में देखो प्रॉफिट लॉस की क्लास लगाऊंगा, और इसमें प्रॉफिट लॉस की लगा दूंगा, परसेंटेज की लगाऊंगा लास्ट में, वीडियो खत्म होगी। और ये आपको, ये क्या बोलते हैं इसे,
ये ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आए हैं, इसकी भी लगा दूंगा, ठीक है। फिर आप आगे देखते रहना, डिस्काउंट वगैरह प्रॉफिट लॉस की बात है वो देख लेना, अगर नहीं देखा है तब, जिसने देखा है तो उसकी तो प्रैक्टिस हो रही है बस। 70वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आज कराते हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया आपको? 29 मिनट हो गए, ये लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना। 15,000 की राशि को कुछ भाग 12% पर, शेष 10% पर निवेश किया जाए, 2 वर्षों के अंत में इतना ब्याज मिलता है, तो 10% प्रति वर्ष से कितनी राशि निवेश की गई। तो यहाँ पे तो राशि पूछ रहे हैं कितनी निवेश की गई, तो डायरेक्ट मूलधन ही बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं। कितना है? 12% है, और दूसरा कितना है? 10% है, ठीक है। ओवरऑल मिला के कितना परसेंट हो गया? तो भैया 2 वर्षों का ब्याज कितना है? 3344। 2 ईयर का कितना है? 3344। तो भाई साहब 1 साल का निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? 2 × 1 = 2, 2 से काटो, 2 × 1 = 2, कितना बचा? 1 3 13, 2 6 12, 1 और 4 14, 2 7 14, 2 3 4, तो 1 ईयर का कितना निकल आया? 1 ईयर का निकल आया 1672। तो भैया कितना परसेंट हो गया ये? तो 1672 बटे कितना? टोटल राशि कितनी है? 15,000। 15,000 गुणा 100%, परसेंट में चेंज कर लिया, 2 जीरो से हमने 2 जीरो उड़ा दिए। अब 150 कट जाएगा, 2 से काट दें, 2 अट्ठे 16, और 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 हो गए, एक बचा, उतार 2 छंग 12, 2 से काटेंगे तो 75। अब वो 8 3 11 6 17, अब इतना नहीं कटेगा ये, तो इतना ही लिख देते हैं हम। कितना लिख देते हैं? बराबर 836/75%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 836/75%, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसे 75 खत्म करने के लिए 75 से इसमें गुणा, तो गुणा इसमें भी होगी, गुणा इसमें भी होगी, बस यही रूल है। अब हम आराम से कर लेंगे इसे। देखो कितना हो गया? 75 एकम, 75 एकम खत्म हो गया। इसकी गुणा करना 12 की गुणा 75 से। क्यों हम फालतू की कैलकुलेशन बढ़ाएं, जब हमें दिख रहा है हम तो कुछ कट नहीं रहा। 6 3 9 8 17 हो रहा है, तो दिक्कत आती काटने में, तो क्यों दिमाग लगाओ, यहीं पे करो डायरेक्ट सवाल। और दशमलव में भी आता तो 12 7 12 5 60 का जीरो हासिल कितना हो गया? 6, 12 7 84, 6 90, ये हो गया 900, ठीक है। और ये कितना हो गया? 75, हाँ ये हो गया 750, ठीक है। ये कितना हो गया बीच में? 836। अब क्या है हमें तो, अब तो भाई साहब बहुत इजी हो गया, कर दो, कितना लगा दो। 900 में से 836 घटा दो, कितना हो गया? 64। 836 में 750 घट, 36 ये और 50 ये, 36 और 50 कितना हो गया? 86। 2 से काट दो, 2 से 32 दूनी 64, और 2 से 43 दूनी 86, ठीक है। तो 43:32 आ गया। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है? पूछा 10% पर कितनी राशि निवेश की गई। 10% वाला हिसाब किताब ये वाला है। तो पहले टोटल देखो कितनी है? 3 और 2 5, 4 3 7, 75 हो गया। 75 की वैल्यू है कितनी? 15,000। कितनी हो गई? 15,000। ये हमें डायरेक्ट दिख रही है। 75 दूनी तो 150 होते हैं, तो 150 तो गया, और 2 जीरो बचे, तो 200 से गुणा हुई है यहाँ पे। तो इस वाले की वैल्यू पूछ रहा है ना, 15 10% वाले की, 10% वाले की, तो ये देखो कितनी हो गई। इसमें भी गुणा कर दो 200 से, गुणा 200 से, 32 दूनी 64, ये आ गए 2 जीरो, 6400 रुपये, ठीक है। तो इतने सवाल हो गए, और हमेशा मैंने बता दिया, देखो अगर ब्याज वगैरह वाली बात आए तो नीचे जो रेशियो निकल के आता है वो किसका निकल के आता है? प्रिंसिपल का। अगर प्रॉफिट और लॉस की बात आए तो नीचे निकल के आएगा सीपी का, ठीक है। और अगर कोई चीज मात्रा वगैरह दे रखी हो कि इतने रुपए प्रति किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम कोई चीज दी हो केजी, तो जो नीचे मात्रा निकल के आएगी रेशियो का, वो किसका आएगा? उसकी मात्रा का, मतलब वजन का, केजी या लीटर मीटर, जो भी मात्रा दे रखी होगी, ठीक है। ये छोटी छोटी डिस्काउंट वगैरह होगा, डिस्काउंट आता है तो नीचे किसके निकलता है डिस्काउंट? मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस निकल के आएगा। ये हर चीजें मैंने छोटी छोटी चीजें बताई हैं, ठीक है। कल आप इसकी प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करके तब अगली सब क्लास में आना, और प्रॉफिट लॉस भी पढ़ लेना, ठीक है। अगर अगली क्लास में आया करो तो रिवीजन करके आया करो। ये एलिगेशन मिक्सचर बहुत अच्छा चैप्टर है, और एक बार में मिक्सचर वगैरह समझ में भी नहीं आएगा आपके, इसीलिए मैंने बोलता हूँ हर वीडियो 2 2 बार देखो, उसके बाद जो सवाल करा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। कल रात मिलेंगे 8 बजे, ठीक है जी, धन्यवाद।